चलिए आप सभी लोगों को नमस्ते। आप सभी लोग लाइव आ जाइए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन का और देखते हैं आज के सेशन में हम लोग 165 नंबर जो सेट है इसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस को भी हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है आर्द्र वायु। मेरे भाई दो तरह की क्वेश्चंस यहाँ पर बनता है। एक तो आपको आर्द्र वायु बोलेगा, एक आपको क्या बोलता है, शुष्क वायु की बात करता है। चूंकि टर्म क्लियर रहेगा तभी क्वेश्चंस बनेगा। तो एक हमारा ड्राई एयर होता है और एक हमारा वेट एयर होता है। तो अगर हम आर्द्र वायु की बात करते हैं, इसका मीनिंग आप क्या समझते हैं? अगर आपके सामने में आर्द्र वायु के बारे में अगर बोला जाता है तो इसका मीनिंग आप क्या समझते हैं? तो आप ये समझ लीजिए मेरे भाई कि जो आर्द्र वायु होता है वैसा वायु जिसमें नमी हो, वैसा वायु जिसमें क्या हो, तो वैसा वायु जिसमें नमी हो, वैसा वायु जिसमें क्या हो कहेंगे, जिसमें नमी हो। इस बात को ध्यान रखेंगे। वैसा वायु जिसमें क्या हो कहेंगे नमी हो, ये बात आपको ध्यान रखना है। जिसमें नमी हो, वैसा वायु जिसमें नमी हो। अगर नमी की मात्रा है, अगर नमी की मात्रा है, मॉइस्चर है, तो हम कहेंगे उसको आर्द्र वायु कहते हैं। और एक हमारा कैसा होता है, कहेंगे इसको हम लोग शुष्क वायु कहते हैं। समझना गौर से, काम का चीज है। और शुष्क वायु को हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई एयर कहते हैं। इसका नाम क्या है मेरे भाई, तो इसको हम लोग ड्राई एयर कहते हैं। और अगर शुष्क वायु की बात करते हैं जिसमें नमी नहीं हो, तो उसमें नमी होगा, इसमें नमी नहीं होगा। अंतर बस इतना ही कि इसमें मॉइस्चर होगा और इसमें मॉइस्चर नहीं होगा। अब यहां पर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। कहता है कि आर्द्र वायु, अगर क्वेश्चंस को आप पूरे अच्छे से पढ़ेंगे तो कहता है कि आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। अब मेरे भाई कपड़ा अगर सूखता है तो किस प्रोसेस से सूखता है, जिसको हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। कपड़ा सूखने का जो प्रोसेस है वाष्पीकरण है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर हम कपड़ा सूखने की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कपड़ा सूखने का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है। कपड़ा सूखने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो कपड़ा सूखने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और वाष्पीकरण कहने का मतलब इसी को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। वाष्पीकरण कहने का मतलब है इसी को हम लोग इवेपोराइजेशन कहते हैं। इस बात को दिया, ये वेपोराइजेशन नहीं है, ये इवेपोरेशन की क्रिया है हमारा वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण जो इवेपोरेशन होती है ये किसी भी तापमान पर होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो कपड़ा अगर सूखता है तो इस प्रोसेस से सूखेगा। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आपको यहां पर वाष्पीकरण के बारे में बताना पड़ेगा। तो मेरे भाई आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, जल्दी सूखते हैं या लेट से सूखते हैं, या फिर मेरे भाई उमस के कारण ऐसा होता है, क्या बोला गया उसके हिसाब से आंसर करना है। आपको एक बात मैंने बताया मेरे भाई, आप ध्यान रखेंगे कि अगर मान लेते हैं यहां पर एक नोट पॉइंट करके आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। नोट क्या है हमारा, तो नोट करके एक पॉइंट आपको मैंने पहले भी बताया था, आप ध्यान रखेंगे कि वाष्पीकरण की बात नहीं कर रहे हैं हम यहां पर वाष्पीकरण की दर की बात कर रहे हैं। अगर हम वाष्पीकरण की दर की अगर बात करते हैं तो वाष्पीकरण की जो दर होती है ना, ये समानुपाती होता है किसका, तो आप कहेंगे मेरे भाई टेम्परेचर, तापमान का। अगर तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण की दर भी फास्ट होगी, जल्दी सूख जाएगा। दूसरा कंसेप्ट हमारा आता है कि मान लेते हैं कि वाष्पीकरण की दर की अगर हम बात करते हैं, और जो वाष्पीकरण की दर होती है, ये वाष्पीकरण की जो दर होगी वो किसका, कहेंगे वित्तक्रमानुपाती होता है हमारा, किसका, तो कहेंगे आर्द्रता का। वित्तक्रमानुपाती किसका, तो कहेंगे आर्द्रता का। मेरे भाई आर्द्रता का मतलब नमी होता है, इस बात को आप हमेशा समझिए। तो अगर इस सिचुएशन में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, यहां कपड़ा, गीला कपड़ा सूखता है, इसका मतलब अगर आर्द्रता ज्यादा है, अगर आर्द्र है यानी नमी है, तो वाष्पीकरण की जो दर होगी वो क्या होगी, कहेंगे यहां पर स्लो हो जाएगा। ये ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, और ये ज्यादा तो ये ज्यादा, चूंकि दोनों में समानुपाती का रिलेशन, यहां समानुपाती का रिलेशन है, जबकि यहां पर कैसा रिलेशन है, यहां पर वित्तक्रमानुपाती का रिलेशन। इस बात को ध्यान, अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको ये इसकी बात कर रहा है। अगर आर्द्र वायु है तो उसमें नमी है, इसका मतलब आर्द्रता ज्यादा है। इसका मतलब आप सीधा कह सकते हैं कि आर्द्रता ज्यादा है। और अगर आर्द्रता ज्यादा होगा मेरे भाई तो वाष्पीकरण की जो दर होगी वो स्लो हो जाएगी। वाष्पीकरण की जो दर होगी वो कैसी होगी, तो वाष्पीकरण की दर यहां पर स्लो हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। वाष्पीकरण की दर कैसी हो जाएगी, तो कहेंगे सीधा सीधा कहेंगे मेरे भाई स्लो हो जाएगी। और जब वाष्पीकरण की दर स्लो हो जाएगी तो कपड़ा लेट से सूखेगा। कपड़ा क्या होगा, कहेंगे कपड़ा लेट से सूखेगा। इस बात को ध्यान रखना। कपड़ा मेरे भाई देरी से सूखेगा, इस बात को ध्यान रखें। कपड़ा देरी से सूखेगा। कपड़ा कैसे सूखेगा, तो कहेंगे कपड़ा देरी से सूखेगा। इसके पीछे का रीजन हमारा ये होता है। तो मेरे भाई मैंने आपको कुछ कंसेप्ट बताया ड्रायर का भी, और कुछ कंसेप्ट मैंने आर्द्र वायु का बताया जिसको हम लोग वेट एयर कहते हैं।
और कुछ कंसेप्ट हमने आपको बताया कपड़ा सूखता कैसे है, उसके प्रोसेस के बारे में मैंने बताया, और कुछ कंसेप्ट मैंने आपको यह बताया कि वाष्पीकरण का रिलेशन हमारा टेम्परेचर और आर्द्रता के साथ कैसे है, और उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अगर ये कंसेप्ट आपको सब नहीं पता होता, ये सब चीज नॉलेज अगर नहीं होता, तो क्वेश्चन आप कैसे बनाते? हवा में तीर मारने से तो बनता नहीं है। तो आपको थोड़ा सा मेरे भाई लॉजिकली चलना है, और इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर करने के लिए जाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे? तो मेरे भाई सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, देरी से सूखेगा, क्योंकि आर्द्रता ज्यादा है तो देरी से सूखेगा, वाष्पीकरण कम हो जाएगा। और आर्द्रता ज्यादा का मतलब क्या होता है? हमारे वायुमंडल में नमी पहले से जल वाष्प है, तो जाहिर सी बात, तो वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा। जब धीरे धीरे होगा तो कपड़ा धीरे धीरे सूखेगा, जल्दी नहीं सूखेगा। अगला कहता है मेरे भाई रॉकेट जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, जब कभी भी मेरे भाई रॉकेट वगैरह की बात करता है ना, तो इसके लिए तो कुछ बात आपको यादें रखना पड़ेगा, इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है। लेकिन एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि रॉकेट की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना, चूंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो रॉकेट की बात कर रहे हैं। मेरे भाई ध्यान रखना, जो रॉकेट हमारा होता है, ये जिस सिद्धांत पे काम करता है, जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रॉकेट जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको हम लोग कहते हैं संवेग संरक्षण। इसमें क्या होगा? रॉकेट जब लॉन्च होता है, रॉकेट जब लॉन्च होता है तो ये संवेग संरक्षित रहता है। इसमें संवेग संरक्षण के प्रिंसिपल पे काम करता है, ये संवेग संरक्षण के प्रिंसिपल पे काम करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है? ये कार्य करता है, ये बात मेरे भाई ध्यान रखना है। अब दूसरी बात है, अगर हम रॉकेट की अगर बात करते हैं तो मेरे भाई जो रॉकेट होता है, अगर ये बहुत ऊपर उड़ता है, रॉकेट बाहर के वातावरण से ऑक्सीजन नहीं लेता है। क्वेश्चन एग्जाम का है। रॉकेट का अपना क्या होता है? ऑक्सीजन टैंक होता है मेरे भाई। रॉकेट वायुमंडल के ऑक्सीजन से अपने फ्यूल का दहन नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना। वायुमंडलीय ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं, आपको ध्यान रखना मेरे भाई, हम रॉकेट की बात करते हैं तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से फ्यूल का दहन नहीं करता है, फ्यूल का दहन नहीं करता है, फ्यूल का दहन नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखना। तो फ्यूल का दहन करता कैसे है? तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अगर फ्यूल का दहन नहीं करता है तो फिर दहन करता कैसे है मेरे भाई? क्योंकि मेरे भाई, क्योंकि अगर रॉकेट की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि रॉकेट के पास क्या होता है, तो कहेंगे क्योंकि रॉकेट के पास ऑक्सीजन टैंक होता है, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि रॉकेट के पास क्या होता है, कहेंगे यहां पर ऑक्सीजन टैंक होता है, उसी में रॉकेट का अपना ऑक्सीजन टैंक होता है और अपने ऑक्सीजन से फ्यूल को जलाता है। वायुमंडल के ऑक्सीजन से ये नहीं जलाता है। लेकिन अगर आपको जेट इंजन वगैरह बोलेगा तो वो वायुमंडल के ऑक्सीजन से अपने फ्यूल का दहन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में पूछेगा तो ये लाइन जरूर पूछता है, ये लाइन जरूर पूछता है मेरे भाई, कि रॉकेट का अपना ऑक्सीजन टैंक होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। रॉकेट वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अपने फ्यूल का दहन नहीं करता, इस बात को ध्यान रखिएगा। और रॉकेट जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको संवेग संरक्षण कहते हैं मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा किसी भी सूरत में यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है ये क्वेश्चंस मेरे में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, इसको हम एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, पता नहीं क्या क्वेश्चंस उठाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूध से दही बनाने के लिए सजीव डैश जगत के सदस्य, ये बोला गया है। एक बात बताइए मेरे भाई कि दूध से दही बनाना है, अगर हम लोग जानते हैं कि दूध से क्या बनाना है तो कहेंगे दही बनाना है। तो दूध से दही बनाने के लिए इसमें कौन काम करता है? कहेंगे इसमें बैक्टीरिया काम करता है। लेकिन ये कौन बैक्टीरिया होता है? इसको हम लोग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ये बात मेरे भाई ध्यान रखना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। किस बैक्टीरिया की बात करते हैं जो दूध को दही बना देता है? याद रखना मेरे भाई, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारा होता है ये प्रोकैरियोट्स है। ये क्या है? तो कहेंगे ये हमारा प्रोकैरियोट्स है, इस बात को ध्यान रखना। और अगर कोई प्रोकैरियोट्स होता है तो याद रखना मेरे भाई, इसमें अविकसित केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक वगैरह का डेवलपमेंट नहीं होता है।
इसमें केंद्रक का डेवलपमेंट नहीं होगा, इसमें लाइसोसोम नहीं होगा, इसमें क्या नहीं होगा मेरे, तो लाइसोसोम की अगर हम बात करेंगे तो ये सब हमारा नहीं होता है। इसमें अगर हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी का तो ये सब हमारा नहीं होगा। तो आपको मेरे भाई ध्यान रखना है कि ये सब इसमें नहीं, गोल्जी बॉडी की बात करेंगे ये सब हमारा नहीं होगा। इतना ही नहीं मेरे भाई, इसके अंदर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो ये भी हमारा नहीं होगा। इसके अंदर हमारा क्या होता है, ये सब कुछ भी नहीं होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में केवल आपको ध्यान रखना है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इसमें केवल, और क्या प्रोकैरियोट्स में केवल राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसमें केवल क्या होगा, कहेंगे यहां पर राइबोसोम होता है, इस बात को ध्यान रखना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो राइबोसोम होता है मेरे भाई, जो राइबोसोम होता है इसकी कोई बाहरी झिल्ली नहीं होती है। राइबोसोम की कोई झिल्ली नहीं होती है, जैसे अदर सेल की झिल्ली होती है, लेकिन राइबोसोम की क्या होगी, तो कोई बाहरी झिल्ली नहीं होती है। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना। अगर राइबोसोम की बात करता है तो आपको ध्यान रखना है इसका सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, इसकी बाहरी झिल्ली नहीं होती है, इस बात को ध्यान। इसमें कहेंगे सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, बाहरी झिल्ली नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन एग्जाम का नहीं होती है, इसमें बाहरी झिल्ली नहीं होती है। और बाहरी झिल्ली कहने के बाद सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, इसमें नहीं होता, इस बात को आप ध्यान रखना मेरे भाई। इसमें क्या नहीं होगा, कि इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, राइबोसोम की बात कर रहे हैं। और प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आता है। तो मेरे भाई प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर आता है तो प्रोकैरियोट्स हमारा कौन है। अब हम लोग चलते हैं यहां पर, हमारे सामने है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ। तो हम लोग को ध्यान रखना, जो मोनेरा हमारा है, मोनेरा संघ के जो जीव होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। मोनेरा संघ के जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं मेरे भाई, तो प्रोकैरियोट्स होते हैं। और आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इसी के अंतर्गत ये बैक्टीरिया हमारा आता है। तो दूध से दही बनाने वाले सजीव डैश जगत से आते हैं, तो मोनेरा जगत से आते हैं। और मोनेरा कैसा है, तो मेरे भाई मोनेरा जो है ये प्रोकैरियोट्स है। ये कैसा है, तो आपको ध्यान रखना है ये हमारा प्रोकैरियोट्स है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी के अंदर साइनोबैक्टीरिया वगैरह भी आता है, इसी के अंदर आप पढ़ते होंगे साइनोबैक्टीरिया भी हमारा आता है। अब हम अगर आपसे कहना चाहते हैं कि साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं, तो याद रखना ब्लू ग्रीन अलगी के नाम से जानते हैं इसको ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं। और हिंदी में अगर बोलिएगा तो इसी को नील हरित शैवाल कहा जाता है, इसी का नाम है नील हरित शैवाल कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखें। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, कि नील हरित शैवाल है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आपका अच्छा था, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा का, तो प्रोटिस्टा के अंदर हमारा क्या आता है, यूग्लिना आता है, ध्यान रखेंगे मेरे भाई। इसी के अंतर्गत हमारा क्या आएगा, तो कहेंगे ये यूकैरियोट्स है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए ये क्या है, तो कहेंगे ये हमारे यूकैरियोट्स है। और अगर कोई यूकैरियोट्स होता है तो इसमें केंद्रक वगैरह वेल डेवलप होता है मेरे भाई, केंद्रक वगैरह का डेवलपमेंट होता है। इसमें और क्या होगा, तो इसमें लाइसोसोम होता है। इसमें और क्या होगा, तो कहेंगे इसमें गोल्जी बॉडी होता है। इसमें क्या होगा, तो कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसमें क्या होता है, ये सारे चीज होते हैं मेरे भाई, वैक्यूल्स वगैरह सब कुछ होता है। और जो ये प्रोटिस्टा है इसके अंतर्गत जो आता है वो कौन आएगा, तो कहेंगे इसकी के अंतर्गत हमारा अमीबा आता है। इसी अमीबा की बात करते हैं जो यूनिसेलुलर होता है। हम किसकी बात करते हैं, तो यूग्लिना की बात करते हैं मेरे भाई। या फिर अगर हम बात करते हैं यहां पर पैरामीशियम की बात करते हैं, आपको ध्यान रखना है ये सब जो आप देख पा रहे हैं ये सभी के सभी क्या है, तो यहां पर एक ये सभी के सभी हमारे प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत आता है, इस बात को एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। प्रोटोजोआ के अंदर हमारा जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे आप प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का नाम सुने होंगे, और भी बहुत सारा हमारा प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम आपने सुना होगा, जैसे डिजीज वगैरह होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं, अगला कहता है मेरे भाई किस कण की स्थिति सदिश होती है, यानी ए पोजीशन, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज फ्रॉम द ऑब्जर्वर ऑफ ए पार्टिकल्स। मेरे भाई ये कैसी होगी, जहां से ऑब्जर्व करेगा वो सीधी या सरल रेखीय दूरी पर होती, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था को बनाए रखता है, कोई वस्तु अपने विराम की अवस्था को बनाए रखता है या रखना चाहता है, बनाए रखता है या रखना चाहता है मेरे भाई, तो ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। न्यूटन का पहला नियम कहता है अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगा। अगर कोई उसका विरोध करता है तो मेरे भाई उसमें झटका लगेगा, झटका लगेगा, जाहिर सी बात है, उसी को जड़त्व कहते हैं। इसलिए न्यूटन गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और मुझे लगता है कि मेरे भाई आप सभी लोग कहेंगे इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं, और ये कहीं ना कहीं जड़त्व का स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन दिया हुआ है ना, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ का है, और न्यूटन फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम कहते हैं। इसलिए आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉल्यूशन है मेरे भाई, और आपको यहां पर विलियन की बात कर रहे हैं। एक चीज आप मेरे भाई ध्यान रखना, जो सॉल्यूशन हमारा होता है ना, उस सॉल्यूशन को आप क्या मान के चलना,
ट्रू सॉल्यूशन मान के चलना। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, जो हमारा सॉल्यूशन होता है, जो हमारा सॉल्यूशन होता है, चलो लिख ही देते हैं इसको। अगर हम सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं, सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हिंदी में विलियन कहते हैं। तो जो विलियन हमारा होता है वो कितने प्रकार का होता है? एक तो हम लोग जानते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन होता है, आप सभी लोगों को मैंने कितनी बार बताया है, एक ट्रू सॉल्यूशन होता है। और जो ट्रू सॉल्यूशन होगा ये पूरी तरीके से घुल मिल जाता है, पूरा आपस में मिक्स हो जाता है, इसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ये कैसा होगा कि इसीलिए इसको होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा मेरे भाई आपको ध्यान रखना कि हमारा कोलाइड्स होता है, दूसरा हमारा क्या कहेंगे, कोलाइड्स होता है। लेकिन कोलाइड्स की अगर हम बात करेंगे तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ये पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता है। ये कैसा होगा कि ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना मेरे भाई, एक हमारा होता है जिसको हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। अगर हम इस सस्पेंशन की बात करते हैं तो ये भी कैसा मिश्रण कहेंगे, ये भी हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इस बात को मेरे भाई आपको ध्यान रखना। अगर हम हेट्रोजीनियस अगर कह रहे हैं तो इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको हम लोग यहां पर विषमांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग विषमांगी मिश्रण कह देते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। इस तरीके से एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस को समांगी मिश्रण कहते हैं। अब आपसे बोला कि कौन सा सॉल्यूशन है, तो मेरे भाई सॉल्यूशन कहने का मतलब है ये ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? अगर सॉल्यूशन बोल देगा तो आपको समझ लेना कि ये ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहा है। और जो ट्रू सॉल्यूशन होगा इसमें से कौन सा होगा? तो ट्रू सॉल्यूशन हम होमोजीनियस मिक्सचर को कहेंगे। और होमोजीनियस कहने का मतलब समांगी मिश्रण। होमोजीनियस कहने का मतलब मेरे भाई आप क्या समझते हैं, तो इसको आप समांगी मिश्रण समझते हैं। और समांगी मिश्रण आप उसको कहते हैं जो पूरी तरीके से आपस में घुलनशील होता है, जो पूरी तरीके से आयनाइज्ड हो जाता है, जो पूरी तरीके से घुल जाता है। जो क्या होगा कहेंगे, जो पूरी तरीके से, ध्यान रखना, जो पूरी तरीके से घुल जाता है या जो पूरी तरीके से सॉल्युबल होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जो पूरी तरीके से क्या होगा मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है, सॉल्युबल होता है। जो पूरी तरीके से सॉल्युबल होगा उसको क्या कहेंगे, तो होमोजीनियस कहेंगे। अब आप देखिए आपके सामने में मेरे लवण का विलयन है। लवण विलयन कहने का मतलब पानी में आप नमक को मिला दीजिए, घोल दीजिए, पानी पूरी तरीके से पानी और लवण मिल जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई ये लवण और पानी का जो विलयन है ये कहीं ना कहीं ट्रू सॉल्यूशन है। ये कैसा सॉल्यूशन है मेरे भाई, तो हम सीधा कहेंगे ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन है, इसको ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर कोई ट्रू सॉल्यूशन है, यदि कोई ट्रू सॉल्यूशन है मेरे भाई होमोजीनियस समांगी होगा, और उसी ट्रू सॉल्यूशन के बारे में आपसे कह रहा, तो चलो ये आंसर हमारा क्या है, यहां पे राइट है। अगर हम साबुन विलयन की बात करते हैं, साबुन के जो पार्टिकल्स होते हैं मेरे भाई वो तैरते रहते हैं, और जो साबुन के विलयन होते हैं, जो सॉफ्ट बबल्स होते हैं, सॉरी जो साबुन के सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या है, कोलाइड्स हैं। ये क्या है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना जो सॉफ्ट सॉल्यूशन हमारा है ये क्या है, कहेंगे जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है हमारा ये कोलाइड्स है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये क्या है, तो आप सीधा कहेंगे सर ये हमारा कोलाइड्स होता है। हम सोप सॉल्यूशन की बात अगर करते हैं तो ये हमारा क्या कहेंगे, यहां पर कोलाइड्स है। और अगर कोई हमारा कोलाइड्स है तो याद रखना मेरे भाई ये विषमांगी मिश्रण होगा। कोलाइड्स हमेशा विषमांगी होता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर सिंपल सॉल्यूशन बोलेगा तो समांगी कहना, ट्रू सॉल्यूशन भी बोलेगा तो समांगी ही कहना है। तो ये हमारा विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है, इस बात को मेरे भाई ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से आपको चौक और वाटर, चौक और वाटर, पानी में आप क्या कीजिए, जो चौक वगैरह से लिखते हैं उस चौक को, चूना को डाल दीजिएगा, तो देखिएगा चूना धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है। तो मेरे भाई चूना जब नीचे धीरे धीरे नीचे बैठ गया, आप समझ लीजिए कि चूना कहीं ना कहीं भारी है, नीचे बैठ गया, इसका मतलब ये सस्पेंशन है। ये क्या है मेरे भाई, तो कहेंगे इसी को हम लोग निलंबन कहते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, तो इसको सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग निलंबन कहते हैं, और हिंदी में इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग सस्पेंसर, और हिंदी में इसको कहेंगे निलंबन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। निलंबर और कोलाइड्स में अंतर बस इतना ही कि इसका साइज छोटा, इसका साइज बड़ा होगा, नीचे बैठ जाता है। तो मेरे भाई आंसर ना तो ये होगा ना तो आंसर ए होगा, आंसर हमारा केवल और केवल बी होगा। चूंकि सोल्यूशन की बात कर रहा है तो सोल्यूशन कहने का मतलब है ट्रू सोल्यूशन की बात कर रहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बता दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको करना चाहिए, बताइए मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कहता है कि जल जो है, एकदम बहुत ही प्यार से पढ़िए क्वेश्चन को। कहता है कि जल किससे बनता है मेरे भाई, तो जल जो बनता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करता है जल का निर्माण होता है। तब आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है कि किंतु जल के जो गुण होंगे वो कैसे होंगे। हम सभी लोग जानते हैं अगर किसी भी चीज का रिएक्शन, अगर किसी भी चीज का निर्माण केमिकल रिएक्शन से होता है तो मेरे भाई आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है कि अभिकारक साइड में जो भी एलिमेंट होंगे या अभिकारक साइड में जो भी आपके यौगिक होंगे उससे काफी अलग हमारा क्या होता है, उसके उत्पाद होते हैं। यानी कि
प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का रिएक्शन किसके साथ, तो ऑक्सीजन के साथ क्या बना मेरे भाई, तो जल का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन और अगर हम कहेंगे ऑक्सीजन जब भी प्रतिक्रिया करेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, कहेंगे H2O, जल बन गया। अब ये जल बन गया, बैलेंस कर देंगे, 4 को हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन करने के लिए 2 से गुना कर दीजिए, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 से गुना है, यहां 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी है, इसका मतलब हमारा ये केमिकल रिएक्शन है और इसी की बात कर रहा है। अब मेरे भाई इस बात को बताइए, जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होगी क्या वही जल की प्रॉपर्टी होगी, नहीं। जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होगी क्या वही जल की प्रॉपर्टी होगी, नहीं। मेरे भाई हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, जबकि H2O जो हमारा यहां दिख रहा है ये पानी है, न पानी है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग है, आप इस बात को समझिए। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बताइए जल की प्रॉपर्टी कैसी होगी, कहेंगे उन दोनों की तुलना में अलग होगा। तो हाइड्रोजन के जैसे होगा, नहीं। क्या हाइड्रोजन के जैसा होगा, नहीं। ऑक्सीजन के जैसा होगा, नहीं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल ही अलग होगा, जो उससे बना हुआ उत्पाद होगा। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते, अगला कहता है मेरे भाई सिलेंट्रेटा की अगर बात करते हैं तो यहां पर एक जीव के बारे में बोला है जिसका नाम क्या है, सिलेंट्रेटा, जिसका नाम है मेरे भाई सिलेंट्रेटा की हम बात करते हैं। ये सिलेंट्रेटा की बात करता है, कह रहा सिलेंट्रेटा के जो सदस्य हमें पाए जाने वाले निमेटोब्लास्ट, इसके अंदर क्या होता है मेरे भाई, निमेटोब्लास्ट होता है। और एक बात जान लीजिए, जो सिलेंट्रेटा होता है हम किसको कहते हैं, तो मेरे भाई आप ये बात जान लीजिए कि सिलेंट्रेटा की हम बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहां पर सिलेंट्रेटा की बात करते हैं। और आपको समझना है कि जो सिलेंट्रेटा है इसी को हम क्या कहते हैं, निडेरिया भी कहते हैं। सिलेंट्रेटा को ही क्या कहते हैं, इसी को हम लोग यहां पर निडेरिया भी कहेंगे। आप मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, सिलेंट्रेटा को ही क्या कहते हैं, निडेरिया कहते हैं। यदि हम सिलेंट्रेटा की निडेरिया की बात करते हैं मेरे भाई, तो सिलेंट्रेटा निडेरिया संघ के जो जीव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता होगा, आपने नाम सुना होगा हाइड्रा का, आपने नाम सुना होगा मेरे भाई हाइड्रा का, आपने नाम सुना होगा जेलीफिश का। ये फिश नहीं है, लगता है कि नाम है फिश का लेकिन ये फिश नहीं है मेरे भाई। जेलीफिश क्या है, तो ये जीव है और ये सिलेंट्रेटा संघ के जीव है। अब हाइड्रा जेलीफिश वगैरह जो हमारा जीव होता है इसमें क्या पाया जाता है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना, इसके मुंह के चारों ओर, इसके मुंह के चारों ओर क्या होता है, कि इसके मुंह के चारों ओर आपको ध्यान रखना है क्या होता है, तो इसके मुंह के चारों ओर मेरे भाई निमेटोब्लास्ट होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसके मुंह के चारों ओर क्या होगा, कि निमेटोब्लास्ट होता है, या आप ये कह सकते हैं कि इसके मुंह के चारों ओर क्या होगा, दंश कोशिकाएं होता है। इसके मुंह के चारों ओर क्या होगा, कि इसको दंश कोशिकाएं कहते हैं मेरे भाई। ये कैसी कोशिका होगी, इसको हम लोग दंश कोशिका कहते हैं। इसके मुंह के चारों ओर दंश कोशिका होती है जो डसने का काम करती है। तो दंश कोशिका, इसके मुंह के चारों ओर दंश कोशिका होती है और इसी दंश कोशिका को नेमेटोब्लास्ट कहते हैं। यही दंश कोशिका क्या कहलाता है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग नेमेटोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेमेटोब्लास्ट कहते हैं। इसी को नेमेटोब्लास्ट, मेरे पास दंश कोशिका का नाम है नेमेटोब्लास्ट। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में इसको हम लोग ऐसा कहते हैं। तो आपसे दंश कोशिका की बात कर रहा है मेरे पास, दंश कोशिका किस में यूज करेगा, सुरक्षा में यूज करेगा। दंश कोशिका से क्या करता है, तो वो आप पोषण भी प्राप्त करता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, और दंश कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो पोषण और सुरक्षा दोनों उनको मिलता है। ये दोनों ऑप्शन तो इसके राइट है, और इनके आंसर अगर करेंगे तो उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक से अधिक हमारे आंसर्स राइट हो जाएंगे, क्योंकि इनका दोनों फंक्शन हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना। हाँ, इसका ये प्रचलन अंग नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ये दंश कोशिका क्या करेगा, तो कहेंगे यहां पर पोषण और सुरक्षा दोनों में ये इसको काम करेगा। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, ये वाला क्वेश्चन तो कितनी बार हम करवाए हैं और हमने आपको इतनी बार यहां से बताया है कि जब क्वेश्चन, चूंकि बीपीएससी क्वेश्चन यहां से पूछती है तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। जो डर गया वो हार गया। आपको डरना नहीं है, आपको सिलेक्शन लेकर के आना है। आप आशीष सर के स्टूडेंट हैं, आपको पूरी तरीके से तैयार रहना और हिम्मत के साथ काम लीजिए और कोशिश कीजिए कि जितने क्वेश्चंस को पढ़ते हैं वो दिमाग में रहना चाहिए। कॉपी में तो सबका लिखा रहता है, आपके ब्रेन में रहना चाहिए और पूरा ऑनेस्टी के साथ मेहनत कीजिए। तो मिसाइल लागू हो कि दोबारा स्टेट हो जाए, कि कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में आपका एक सीट रहेगा। आप ठान लीजिएगा आपका एक सीट नहीं रहेगा, ये इम्पॉसिबल है। मैं आपको कहता हूं मेरे भाई, आप पूरा दमखम लगा के मेहनत कीजिए, आपका कोई सीट लेके नहीं जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि हमेशा अच्छा क्वेश्चन आपको जरूर करवाएं।
सेट में जो क्वेश्चन होता है। हम अलग से भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे और बेहतरीन क्वेश्चन का समावेश रहेगा जो एग्जाम में डायरेक्ट दिखेगा। इतना आपको पढ़ा के भेजेंगे, इतना पढ़ के जाओगे कि दुनिया का कोई ताकत नहीं आपको रोक सकता है एग्जाम निकालने से। बस भावना आपकी अच्छी होनी चाहिए। मेरे भाई क्वेश्चन कहता है कि सरल रेखीय पथ पर, कैसे पथ की बात कर रहा है, सीधी रेखा पथ पर कह रहा है कि गतिशील कण की, एकदम बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे इसको, गतिशील कण की कह रहा है कि समय पर स्थिति x है, समय पर स्थिति x है और x बराबर एक रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन में कि x बराबर 2t है। एक्चुअली में यहां x बराबर 2t लिखा है। अब समझना यहां पे गौर से, आपको मेरे भाई क्या दे रखा है, तो ये x विस्थापन स्थिति है और ये किसके बराबर तकेंगे, 2t के बराबर है। मेरे भाई मैंने कितनी बार बोला है कि कोई भी नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये तो कांस्टेंट टर्म है, अगर कोई कांस्टेंट टर्म इक्वल टू में घुसेगा तो ये समानुपाती लेकर के आएगा और x समानुपाती t का हो जाएगा, x समानुपाती t का हो जाएगा। मैंने एक बात आपको बताया था, जब कभी भी मेरे भाई स्थिति या दूरी या विस्थापन समय के साथ अगर इन दोनों में पावर 1 होगा, दोनों समय के साथ कैसा समानुपाती होगा, याद रखना, और दोनों का पावर 1 होना चाहिए, याद रखना चाहिए डायरेक्ट आपको किसकी वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी। इसका वेग क्या होगा, कहेंगे इस रिलेशन में कांस्टेंट होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो मैंने ये भी बोला है कि किसी का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। बताइए मैंने क्लासेस में कितनी बार चिल्ला चिल्ला करके बोला है। अगर आप मेरी क्लासेस के अगर क्लास को पूरी तरीके से अगर वॉच करते होंगे, क्या आपको लगता है कि कोई कंसेप्ट आपसे बाहर चला जाएगा? एक भी कंसेप्ट बाहर नहीं जाएगा, बशर्ते कि आप ध्यान रखेंगे, पढ़ेंगे। तो यहां पर x बराबर 2t दे रखा, बता रहा है कि मेरे भाई बताइए क्या होगा। तो आपसे वेग भी बोला, त्वरण भी बोला है, तो आप कहेंगे सर वेग एक समान रहेगा, वेग कांस्टेंट का मतलब वेग नहीं बदलेगा, वेग एक समान रहेगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि सर त्वरण जीरो का, वेग अगर एक समान हुआ त्वरण जीरो का, ऑटोमेटिक कह देंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और कोई भी चीज कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। वैसे भी हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन हमारा डीबी अपन में क्या होता है, यहां पर dt होता है। अगर ये हमारा कांस्टेंट हो भी गया तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ये तो डायरेक्ट आप कहिएगा। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, डायरेक्ट आप कहिए एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। मेरे भाई अगर वेग यहां पर एक समान की बात कर रहा है तो यहां तो वेग असमान की बात, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इस क्वेश्चन के आप आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहां पर डी करेंगे, करेक्ट। और एक बात मैंने आपको बताया था कि बीपीएससी ये क्वेश्चन इस तरह का पूछ चुकी है, इसलिए मैं आपको नॉलेज में दे देना चाहता हूं, फिर से मैं आपको कह देना चाहता हूं फिर से मेरे भाई कि एक्स अगर समानुपाती टी स्क्वायर का देगा तो ऐसे में आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि जो एक्सेलरेशन होगा ये कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, कहेंगे कांस्टेंट होगा, यानी कि त्वरण की बात करेंगे तो वो कांस्टेंट, डायरेक्ट याद रखना। एग्जाम में पूछता है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो ये रिलेशन, अगर ये ऐसा रिलेशन तो ये कांस्टेंट, आपको डायरेक्ट याद रखना है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया अगर x समानुपाती t का होगा तो याद रखना मेरे भाई वेग क्या होगा, कहेंगे कांस्टेंट। अगर वेग कांस्टेंट तो आप सीधा कहोगे मेरे भाई एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा यहां पर। क्या आपको ये बात याद नहीं रहेगा, क्या ये बात याद नहीं रहेगा? मेरे भाई आपको किसी भी सूरत में याद रखना ही पड़ेगा, चाहे आप जैसे याद रखिए, चाहे आप जैसे याद रखिए, फर्क नहीं पड़ता, आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। अब ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा था, जो बच्चा ईमानदार होगा और मेहनत सही से कर रहा है, लगातार हर एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ के बना रहा है, मेरे भाई आपको क्या लगता है वो गलती कर देगा, चुंबक की तरह लटक जाएगा और क्वेश्चन को खींच करके लाएगा? डरने वाला में से नहीं होता है। जो बच्चा मेहनत करेगा और जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत करेगा वो किसी से डर जाएगा क्या? उसका एक सीट कोई नहीं ले सकता है। आपको ऐसा बनना है, डरना क्या है भाई? स्टेट हो कि दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, फर्क नहीं पड़ता है, एक सीट, आपको एक सीट से मतलब रखना है। और आप इतना ईमानदारी से मेहनत कीजिए, इतना ईमानदारी से मेहनत कीजिए कि आपके आजू बाजू के बच्चे तो ऐसे ही ढेर हो जाएंगे। आपको ये मान करके मेहनत करना और सिलेक्शन लेकर के आना है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि मेहनत कीजिए शिद्दत के साथ, मेहनत कीजिए शिद्दत के साथ। शिद्दत का मतलब होता है कि आपके अंदर की चाह होनी चाहिए। यहां टाइम पास करने आप नहीं आए हैं, हम आपके लिए खिलौना बन करके नहीं खड़े होंगे कि आपका इंटरटेनमेंट कर रहे हैं 2 घंटा से, 1 घंटा इंटरटेनमेंट करेंगे तो आप जिंदा रहेंगे। यहां कोई सिनेमा नहीं चल रहा है। आपको यह समझना कि लाइफ का सबसे बड़ा सिनेमा हमारा चल रहा है। अगर आप सिनेमा ही समझते हैं तो समझिएगा हमारी जिंदगी का सबसे बढ़िया सिनेमा यही हमारी लाइफ में होगा। क्योंकि मेरे भाई आपको पता है ना, जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं ना, उनसे जाकर के पूछिएगा, उनकी जिंदगी ही बदल जाती है, उनका जनरेशन ही बदल जाता है। आपके पास अच्छा मौका है, आप क्यों अपने मौका को गवाओगे? आप लग जाओ पूरी तरीके से। और हमारे 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 यहाँ तो मेरे भाई हम सभी लोग कहते ही हैं कि आप पूरी तरीके से मेहनत कीजिए, हमारा साथ हमेशा से रहेगा। चाहे स्टेट की बात कर ले, चाहे किसी भी एग्जाम की बात कर ले, जहां भी साइंस आएगी आशीष सर को याद करना, आपको हमेशा हर मोड़ पर खरा मिलेगा। यहां तक कि जो बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं
रेलवे में भी हम बहुत अच्छा आपको करा देंगे, बहुत अच्छा कराते हैं। रेलवे के लिए तो हम पढ़ाते ही पहले थे, इसीलिए चूंकि अभी लगातार क्लासेस हो गया इसलिए रेलवे को नहीं पढ़ा पाते, लेकिन आप मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है मेरे भाई, कहता है यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए, अगर किसी वस्तु को किधर फेंका जाए तो ऊपर की ओर फेंका जाए, तो बताइए गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा हमारा कैसा होगा। मेरे भाई एक बात बताइए, हमने आपको कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बोला है कि दुनिया में कोई भी वस्तु कैसा भी आकार हो फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट से मतलब रखना है। हमें यह बताइए मेरे भाई, किसी भी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा और किधर लगेगा। तो दुनिया में आपको समझना, मेरे इस नीचे में पृथ्वी है, आप पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी तो हमेशा नीचे ही लगाएंगे। इस बात को आप मेरे भाई गांठ बांध लीजिए। बताओ गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगेगा, तो आप कहेंगे सर नीचे लगेगा। और कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो भी तुम कह सकता है, कहेगा मेरे भाई गुरुत्वाकर्षण बल अगर किसी भी वस्तु पर पृथ्वी लगाती है उस वस्तु के भार के बराबर लगाएंगे। ये गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा, तो mg लगेगा। अगर इसका द्रव्यमान m है तो mg लगेगा। मेरे भाई क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, क्वेश्चन में आपसे सिंपली बोला गया है यदि कोई वस्तु हमारा क्या करता है तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति करता है। मान लेते कि यहां पर हमारा कोई वस्तु है, यहां पर मान लेते कि हमारा क्या है, तो ये सरफेस था। अब पृथ्वी ग्रेविटी हमारा फोर्स लगा रही है इधर नीचे की तरफ, और हम मान लिए मेरे भाई कि यहां पर हमारा क्या, तो ये हमारा अर्थ सरफेस था, ये हमारा अर्थ सरफेस है। इस अर्थ सरफेस से ये कह रहा है कि वस्तु की गति जो है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हो रही है। अगर गुरुत्वाकर्षण नीचे है तो गति विरुद्ध मतलब ऊपर होगा। ये क्लियर हो गया मेरे भाई कि उसकी गति कैसी होगी, तो उसकी गति इसके जस्ट विपरीत होगा, यानी इधर की ओर होगा। आप बताइए मेरे भाई, अगर गति किधर होगी, तो गति को अगर आप विपरीत मानते हैं तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर गति और गुरुत्वाकर्षण बल को अगर देखिए दोनों विपरीत नहीं हो गया, दोनों विपरीत नहीं हो गया, तो आपसे कह रहा है कि यह बता दीजिए कि जो गुरुत्वाकर्षण बल हमारा होगा, अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर गति कर रहा है, ऊपर की ओर गति कर रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा उसका जस्ट विपरीत होगा। क्या उसकी दिशा में होगा? नहीं। आप डायरेक्ट आंसर क्या करोगे, एक लाइन में सीधा कहोगे कि गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा के विपरीत होगा। गुरुत्वाकर्षण बल की गति की दिशा के क्या होगा, विपरीत होगा। गति की दिशा विपरीत होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चलते हैं। अगला मेरे भाई हम लोग चलते हैं, और आगे आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आप किसी भी सूरत में अपने टेस्ट को जरूर दीजिए, और टेस्ट देने से क्या आता है, बहुत ही क्वालिटी में निखार आता है। आप टेस्ट दीजिए, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए, तब आपको लगेगा कि टेस्ट देने का अहमियत क्या है। आप टेस्ट दीजिए, बिना मतलब का चले जाइए, फेंक दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता, आपका लाइफ खराब हो जाएगा। आपको लगेगा मेरा पैसा भी गया, समय भी गया। लेकिन अगर टेस्ट दिए और डिस्कशन बारीकी से किए, उतने ही क्वेश्चंस को एकदम दिमाग में छाप करके रखे, आपको क्या लगता है, आपको एक अच्छा इंसान बना देगा। वही क्वेश्चंस आपको उस जगह पहुंचा देगा जहां आप जाना चाहते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए किसी भी सूरत में आपको ये मेहनत करना है। टेस्ट दीजिए, जम करके टेस्ट दीजिए। अभी ये जो सेशन चल रहा है आप देख पा रहे होंगे, जिसमें आपको 161 से लेकर के 180 तक का टेस्ट होगा, जिसमें हम आपको 165वां नंबर सेट करा रहे हैं, और ये सेशन 9 करके प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो साइंस के इस टेस्ट को लेकर के आप अपने घर में टेस्ट दीजिए, तब आप आकर के डिस्कशन में ये नहीं कि मुंह उठा करके आ गए, पार्टिसिपेट कर लिए, सर पढ़ा रहे हैं, सिनेमा चल रहा है, हम देख करके चले गए, सो गए। ऐसे थोड़ी होता है। ये मजाक क्या है क्या? पढ़ाई को मजाक कभी नहीं समझना। जिस दिन तुम पढ़ाई को मजाक समझ लिया ना, उस दिन जिंदगी में तुमको पढ़ाई रास नहीं आएगा। इसलिए कभी भी तुम सोचना कि पढ़ाई हमारे लिए हमारी जिंदगी है, और पढ़ाई हमारे लिए क्या, तो अमृत के रूप में है। अगर एक घोट पी लिए पढ़ाई का, तो आप समझिए जिंदगी भर वो काम आएगा। दुनिया में सब कुछ अलग फिलग इधर उधर हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई जिंदगी में कभी नहीं गायब होगा, ध्यान रखना। तो इसको अमृत मान करके पी लो, और अमृत मान करके ही इसको अपने अंदर रखो, जिंदगी के हर एक मोड़ पर काम आएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, वायुमंडलीय नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, हमारे वायुमंडल में क्या है, तो नाइट्रोजन गैस है। और नाइट्रोजन गैस को क्या करता है, तो जितने भी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, नाइट्रोजन को कंज्यूम करके क्या करता है, नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाता है, और उसी नाइट्रेट से फिर मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। आप समझिए मेरे भाई, नाइट्रोजन जो गैस हमारे वायुमंडल में 78% है, उसका हमारे शरीर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम लोग जितना लेंगे उतना बाहर कर देंगे। लेकिन आप समझिए कि उसी नाइट्रोजन गैस को जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, कंज्यूम करता है, और फिर क्या करता है, नाइट्रेट्स में उसको बदलता है, और मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, और वहां पर पौधे उपजाऊ हो जाते हैं। तो मेरे भाई कुल मिलाकर के सीधा सीधा यही निकल करके आया कि कहीं ना कहीं
अगर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अगर उसके यौगिक में बदलना होगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करना पड़ेगा, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए हमारा कुछ बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करता है। और उस बैक्टीरिया की बात करते हैं, जैसे आप नाम सुने होंगे एजोटोबैक्टर का, आपने नाम सुना होगा राइजोबियम बैक्टीरिया का, आपने नाम सुना होगा मेरे भाई नॉस्टॉक का सुना होगा, आपने नाम सुना होगा एनावेना का। ये सब क्या है? क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया हमारा होता है। ये सब के सब नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है। आप इस बात को ध्यान रखना, लिख लेना, इसका काम ही यही होता है। आगे चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन मैंने कई बार आपको बोला है कि जब कभी भी आपको घड़ी की बात करेगा और घड़ी में संचित ऊर्जा की बात करेगा तो जाहिर सी बात है घड़ी में स्प्रिंग होता है। घड़ी में क्या लगा होता है मेरे भाई? तो सीधा कंसेप्ट, अगर हम घड़ी की बात करेंगे तो स्प्रिंग होता है। और स्प्रिंग में बताइए कि हमारा जो स्टोर्ड एनर्जी होता है ये किस रूप में होता है? स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी किस रूप में होता है? तो आप सीधा कहेंगे सर स्टोर्ड एनर्जी जो हमारा होगा ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होता है। और कितना होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी यू से दिखाते हैं कितना होगा, तो याद रखना हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, इतना ही तो होता है। और दूसरी बात है, स्प्रिंग को खींचिए या स्प्रिंग को दबा दीजिए, संचित ऊर्जा जो स्टोर्ड एनर्जी वो हमेशा बढ़ेगा, घटेगा नहीं, इस बात को ध्यान रखना। तो बताइए मेरे भाई, अगर घड़ी की बात करेगा तो उसमें कौन सा ऊर्जा? एक लाइन में कहानी करके आगे निकलो, आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कोयला को हम जलाते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ को हम जलाते हैं, इसके जलने से क्या परिवर्तित होता है? मेरे भाई हमको बताइए, इस क्वेश्चन का अगर आपसे आंसर पूछेगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। एक बात बताइए, अगर किसी भी चीज को आप जलाते हो तो केमिकल रिएक्शन होता है कि नहीं होता है? रासायनिक अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा? जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो जाहिर सी बात वहां का तापमान बढ़ेगा। आप बताओ मेरे भाई, आप गाड़ी चलाते हैं और जब गाड़ी चलाते हैं तो आप तेल जलाते हैं उसमें, और जब तेल जलता है तो मेरे कंबसन होगा। कंबसन कैसा रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन है। और जैसे ही केमिकल रिएक्शन हमारा होगा, जैसे रासायनिक अभिक्रिया होगा तो वहां का तापमान बढ़ जाता है, और वही तापमान क्या करता है? पावर डेवलप करता है। तो आपको मेरे भाई ये बात ध्यान रखना है कि आप कोयला को जलाइए कि पेट्रोलियम को जलाइए। अगर आप कोयला का कंबसन कर रहे हैं कि आप पेट्रोलियम का कंबसन कर रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी श्योरिटी के साथ हम कहना चाहते हैं आपको कि आप कोयला जला दीजिए या फिर आप पेट्रोलियम पदार्थ को जला दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। कोयला को जलाइए या फिर अगर पेट्रोलियम पदार्थ को आप जलाते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, इन दोनों को जलाने के लिए क्या चाहिए आपको? तो इन दोनों को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन का ये नहीं जलेगा, बिना ऑक्सीजन का ये नहीं जलेगा। अगर इसको जलाना है तो ऑक्सीजन चाहिए, इसको जलाना है तो इसको ऑक्सीजन। मेरे भाई किसी को भी जलाना है तो ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन का जलबे नहीं करेगा। और जब ये जलेगा तो मेरे भाई जाहिर सी बात है कि इसी प्रोसेस को, जलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर गया मेरे भाई, अगर इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? दहन कहते हैं। और दहन हमारा क्या कहेंगे इंग्लिश में? इसको कंबसन कहते हैं। दहन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंबसन कहते हैं। और ये जो कंबसन हमारा है ये एक केमिकल रिएक्शन हो गया। यहां कैसा रिएक्शन हो गया मेरे भाई? तो सीधा कहेंगे ये हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया, ये एक हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो गया। और यही केमिकल रिएक्शन के बाद, इसी केमिकल रिएक्शन के बाद मेरे भाई, इसी दहन के बाद या केमिकल रिएक्शन के बाद आप कहेंगे वहां का तापमान बढ़ जाए। मेरे भाई वहां का तापमान क्या होगा? कि तापमान को बढ़ा देगा, इस बात को ध्यान रखना। वहां के टेम्परेचर को बढ़ा देगा, वहां के आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा देगा, वहां के तापमान को बढ़ा देगा। तो आप सीधा कहेंगे रासायनिक ऊर्जा हमारा किसमें परिवर्तित हुआ? तो हमारा रासायनिक ऊर्जा हमारा किसमें? केमिकल रिएक्शन के कारण हम कहेंगे रासायनिक ऊर्जा, और यह बाद में किसमें? तो तापमान को बदल दिया। तो मेरे भाई, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जो रासायनिक ऊर्जा हमारा होगा, जैसे केमिकल रिएक्शन हमारा होगा, हम कहेंगे यहां से हमारा क्या होता है? कहेंगे हीट एनर्जी रिलीज करेगा, यहां से उष्मा उत्पन्न होगा। हीट एनर्जी की बात करते हैं, यहां से उष्मा उत्पन्न होगा। हीट एनर्जी की बात करते हैं मेरे भाई, यहां से उष्मा उत्पन्न होगा। हीट एनर्जी की हम बात करते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं हीट एनर्जी उष्मा उत्पन्न होगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं इसी केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा? कहेंगे रासायनिक ऊर्जा, और हमारा हीट एनर्जी से क्या मिलेगा? ताप ऊर्जा। तो मेरे भाई हम सीधा कह सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा ताप ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इस तरीके से आपको आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में भी यही काम होता है, रासायनिक ऊर्जा ताप ऊर्जा में परिवर्तित होता है, फिर जाकर के आपको गाड़ी में पावर मिलता है और गाड़ी आपकी चलती है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई यहां पर दे रखा है, कहता है कि चलनी नलिका बनाने में भाग लेता है। बताइए कौन भाग लेता है? क्वेश्चन है मेरे भाई कि चलनी नलिकाएं बनाने में भाग लेता है। एक बात बताइए, चलनी नलिकाएं किसको कहते हैं? जैसा हमको याद है मेरे भाई, सीव ट्यूब को कहा जाता है। चलनी नलिकाएं किसको कहते थे? इसको सीव ट्यूब को कहते हैं। बताइए सीव ट्यूब को क्या कहते थे हम लोग? चलनी नलिकाएं कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई। इसको चलनी नलिकाएं कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसको चलनी नलिकाएं कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। सीव ट्यूब की बात करते हैं, और ये जो सीव ट्यूब आपका है मेरे भाई, ये क्या है? क्योंकि ये हमारा क्या है? तो मेरे भाई ये फ्लोएम का पार्ट है, इस बात को ध्यान रखना।
फ्लोएम जो हमारा होता है, जिसको आप फ्लोएम कहते हैं, जो कि हमारे प्लांट में क्या करता है, भोजन को हर एक जगह पहुंचाने का काम करता है, उसी फ्लोएम की बात करते हैं, जो परमानेंट टिश्यू के रूप में होता है, जो संवहनी ऊतक के रूप में होता है। इसी फ्लोएम टिश्यू का ये पार्ट है। क्योंकि मेरे भाई फ्लोएम जो हमारा होता है ये 4 प्रकार के टिश्यू से बना होता है। इसमें सीव ट्यूब हो गया, कंपेनियन सेल होता है, फ्लोएम पैरेन्किमा और फ्लोएम फाइबर भी हमारा होता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, ये फ्लोएम का पार्ट है, ये फ्लोएम ऊतक का पार्ट है, ये फ्लोएम का पार्ट है। आप सीधा समझ लीजिए किसका पार्ट है, तो फ्लोएम का पार्ट है। और आपसे कह रहा है मेरे भाई, चलनी नलिका जो बनाने में भाग लेता है, वो कौन भाग लेता है? क्या मेरे भाई इसमें से जाइलम आंसर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल ही नहीं। जाइलम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जाइलम के अंतर्गत हमारा क्या आता है, ट्रैकिड्स आता है, वेसल्स आता है। ट्रैकिड्स हो गया, वेसल्स हो गया, ट्रैकिड्स हो गया, वेसल्स हो गया, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्किमा होगा। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, तो ये दृढ़ उत्तक का निर्माण भी नहीं करेगा, स्थूल उत्तक का भी निर्माण करेगा, जाइलम भी हमारा नहीं हुआ, तो हम लोग आंसर क्या करेंगे? तब तो उपयुक्त में से ई के साथ आप जाइए। ऑप्शन नंबर मेरे भाई इसमें से कोई मैच आपका नहीं कर रहा है, तो आप इसके साथ जाइए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्लोएम 4 प्रकार के टिश्यू से बना होता है, उसी में सीव ट्यूब आता है, कंपेनियन सेल आता है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर तो हम चाहेंगे कि आप लोग करके बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? बताइए मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? आप नहीं बता पाएंगे क्या? बताइए, जल्दी से बताइए, फास्ट। हम आपसे जानना चाहते हैं कि, और आपको मेरे भाई आंसर भी करना है। और जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग को सेशन भी लाइक करना है। हमारा कोशिश हमेशा रहता है क्वेश्चन कितना भी उटपटांग रहे उसको सही करके आपको हम आपके सामने लाए। जितना सीखे कम से कम आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक लड़का अपने पिताजी के साथ पहाड़ की चोटी पर से गिर रहा है। मेरे भाई टर्म को समझिए, क्या कहता है? गिर रहा है। पहाड़ की चोटी से गिर रहा है का मतलब समझते हैं? फ्री फॉल केस हो गया, अपने आप गिर रहा है, उसको गिराया नहीं गया है, किसी वेग से नहीं गिराया गया। गिर रहा का मतलब अपने आप गिर रहा है। यहां पर एक क्लैरिटी समझ में आ गया, ये फ्री फॉल का केस है। ये कैसा केस है मेरे भाई? जो बच्चा तेज होगा पढ़ेगा तुरंत कहेगा सर ये तो फ्री फॉल कंडीशन का केस हो गया, अपने आप गिर रहा, फ्री फॉल का केस हो गया। और आपने बताया था जब भी फ्री फॉल का केस होगा तो प्रारंभिक वेग का मान 0 होगा, और प्रारंभिक वेग का मान ही नहीं 0 होगा। दूसरा बात आपको यह भी सिखाया है कि जो त्वरण उसमें होगा वो गुणित त्वरण के बराबर होगा, और गुणित त्वरण मेरे भाई किसी के लिए भी बराबर ही रहेगा। त्वरण ना बढ़ेगा ना घटेगा, गुणित त्वरण को वो पास पालेगा, और वो गुणित त्वरण वही बना रह जाएगा। और मेरे भाई एनर्जी भी कंजर्व रहेगा। और क्या तो कहेंगे ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। और क्या तो कहेंगे यहां पर ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी ऐसे केस में। ऐसे केस में क्या संरक्षित रखेंगे? ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। इस बात को ध्यान रखना। तो मामला क्या है उसको आप समझने का कोशिश कीजिए क्वेश्चंस में। मेरे भाई फ्री फॉल का केस कह दिया ना, फ्री फॉल का केस कह दिया ना। आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करिएगा? आज सर आज तक एस्टेट आंदोलन का सॉल्यूशन क्या निकला है? हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं, जो लोग एस्टेट की राह देख रहे हैं, एस्टेट होगा तो एक मौका मिल सकता है, उनसे हम कहना चाहते हैं कि आप 9 बजे लाइव आइएगा इसी चैनल पर, नवीन सर लोग के साथ आप मिलिएगा, और आपको जो ऑथेंटिक चीज है, दुनिया क्या कहती है हम नहीं जानते हैं, जो ऑथेंटिक चीज है वो चीज आपको सुनने को मिलेगा कि एस्टेट का क्या होना है, टीआरई से पहले कि टीआरई के बाद, टीआरई 4 से पहले या टीआरई 4 के बाद। ये चीज आपको 9 बजे रात में लाइव आ पाइएगा, शेड्यूल लग जाएगा, पता आपको चल जाएगा, उसमें आप जुड़िएगा, पता चल जाएगा। इसलिए परेशान नहीं होना है, अभी जो चल रहा है उस पर आप काम कीजिए। मेरे भाई इस क्वेश्चन का हम आंसर पूछे थे आप लोगों से, आप लोग आंसर नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताओ? कह रहा है कि एक लड़का अपने पिताजी के साथ पहाड़ की चोटी से गिर रहा है। तब कहता है कि जब वे दोनों आदमी जमीन की सतह से 25 मीटर की ऊंचाई पर होता है तब बताइए क्या होगा। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि यहां पर कह रहा है कि मेरे भाई कि मान लेते कि यहां पर हमारा क्या है, यहां पर मान लेते हैं कि एक लड़का जो है इतनी हाइट से ऊपर से नीचे गिर रहा, और ये जमीन है, ये क्या है तो नीचे में जमीन बना दीजिए। लेकिन जमीन से कितनी ऊंचाई पर कह रहा था? जमीन से आपको 25 मीटर की ऊंचाई पर कहता है कि यहां पर अगर गिर करके आएगा होगा, तो मेरे भाई जब गिरना शुरू किया तो उसमें उसका प्रारंभिक वेग तो 0, और जो उसमें त्वरण होगा गुणित त्वरण के बराबर, जो गुणित त्वरण हमारे तो हर जगह बराबर ही लगेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि अगर ये आदमी यहां से गिर करके यहां पहुंचा होगा, अगर ये आदमी गिर करके यहां पर पहुंचा होगा, इस पोजीशन पर अगर पहुंचा होगा, यहां से गिर करके अगर यहां तक अगर पहुंचा होगा, तो इस स्थिति में आप बताइए कि उसमें से क्या रहेगा, उसका त्वरण क्या होगा। मेरे भाई जब हमने ये लाइन लिख ही दिया कि जो उसका त्वरण होगा गुणित त्वरण के बराबर होगा, जो कि कांस्टेंट होगा, क्या दोनों का त्वरण बढ़ घट जाएगा? नहीं, क्योंकि मेरे भाई फ्री फॉल का केस है, जो त्वरण उसमें होगा गुणित त्वरण के बराबर होगा, और गुणित त्वरण आप समझ लीजिए जी के मान के बराबर, उसका मान नहीं बदलेगा, दोनों के लिए नहीं।
जाहिर सी बात है 25 मीटर पर दोनों का जी बराबर होगा, तो आप सीधा कहेंगे मेरे भाई कि उस जगह पर पिता और पुत्र दोनों की अगर बात करते हैं, दोनों का जो गुणित त्वरण होगा वो समान हो जाएगा। जो त्वरण की बात कर रहे हैं वो गुणित त्वरण हमारा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बता दीजिए मेरे भाई। आगे चलते हैं, तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, सर्वप्रथम किसने जनसंख्या वृद्धि और उपलब्ध खाद्य संसाधन का संबंध दिया था? मेरे में माल्थस ने दिया था, याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला, अधिकांश सवाल में भोजन, मेरे भाई अधिकांश सवाल में क्या बोला गया है? अधिकांश सवाल में भोजन का संचयन किस रूप में होता है? सवाल की बात कर रहा है। आप सभी लोग जानते होंगे मेरे भाई, नाम आपने सुना होगा सवाल का। जो लोग अंतरिक्ष वगैरह में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं? यही सब चीज लेकर के जाते हैं, खाते हैं, उनको प्रोटीन वगैरह मिलता है। आपको मैंने क्वेश्चंस बताया है मेरे भाई, हमने आपको पहले बोला भी है कि एस्पारुलिना का नाम आपने सुना होगा। एस्पारुलिना क्या एक प्रकार का सवाल है जिसमें 95% प्रोटीन होता है। सबसे अधिक स्पाइरुलिना की याद करना मेरे भाई, सबसे अधिक किस सवाल में होता है? तो आपको ध्यान रखना, आपने नाम सुना होगा स्पाइरुलिना की। अगर बात करते हैं स्पाइरुलिना की बात कर, अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा, लेकिन पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। स्पाइरुलिना क्या? तो मेरे भाई एक प्रकार का सवाल है। स्पाइरुलिना की रहत कहेंगे एक प्रकार का ये मेरे भाई, एक प्रकार का ये सवाल है, एक प्रकार का ये क्या कहेंगे सवाल है। और इसमें कहेंगे 95% हमारा क्या होता कहेंगे प्रोटीन होता है। 95% हमारा प्रोटीन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक और नाम याद रखिएगा, क्लोरेला की बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो क्लोरेला की बात करते हैं। ये भी एक प्रकार का सवाल है। ये भी मेरे भाई क्या कहेंगे एक प्रकार का हमारा, ये भी एक प्रकार का यहां पर सवाल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये भी एक प्रकार का सवाल है और इसमें भी आप ध्यान रखना मेरे भाई, इससे थोड़ा कम होता है और इसमें 90% के आसपास, 90% इसमें प्रोटीन होता है। इसमें 90% प्रोटीन होता है, उसमें 95% प्रोटीन होता है। ये लाइन मेरे भाई आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ही हमारा आता है दूसरा कुछ जिसके बारे में आप पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर सवाल की बात कही गई है, किसकी बात कही गई? तो मेरे भाई सवाल में भोजन का संचय किस रूप में होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आप बताइए मेरे भाई, आप जानते होंगे कि हमारे शरीर में, मानव के शरीर में भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो आप सभी लोग को पता होगा, मानव के शरीर की अगर हम बात करते हैं तो मानव के शरीर में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और ये ग्लाइकोजन कहां पे? तो मेरे भाई आपको पता होगा यकृत में, मांसपेशी में जमा होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया क्वेश्चन में, ये बताइए जो सवाल है उसमें भोजन अगर जमा होता है तो किस रूप में? तो मेरे भाई हम कहेंगे स्टार्च और वसा के रूप में होता है। स्टार्च और वसा के रूप में होता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर सिंपल प्लांट बोलता तो आप कहते स्टार्च के रूप में जमा होता है। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, अंतर आणविक जो स्थान है सर्वाधिक किसमें होता है? बताइए अंतर आणविक सर्वाधिक स्थान किसमें होता है? आपको मेरे भाई बताना है। और आपको यह भी बताना है अंतर आणविक स्थान सबसे अधिक बोला गया, तो आपसे हम यह भी पूछना चाहेंगे कि बताइए अंतर आणविक दूरी 0 किसमें होता है? एग्जाम में पूछेगा तो एक बार बता दीजिए मेरे भाई कि अंतर आणविक स्थान किसमें सर्वाधिक होगा। तो जाहिर सी बात है, मैंने तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको बताया है कि अगर आप सॉलिड्स को अगर देखना चाहते हैं, सॉलिड का स्ट्रक्चर हमारा ऐसा होता है। इसमें मॉलिक्यूल्स पास पास सटे होते हैं, इतने सटे होते हैं कि उसमें कोई खाली जगह रहता ही नहीं है। ये इतने सटे होते हैं कि उसमें कोई खाली जगह नहीं होगा। लेकिन अगर हम लिक्विड की अगर बात करते हैं मेरे भाई, सॉलिड लिक्विड की अगर बात, लिक्विड में आप देखेंगे थोड़ा दूर दूर होगा, इसमें थोड़ा दूर दूर होता है, इसमें खाली जगह थोड़ा ज्यादा होगा, ये लिक्विड है। लेकिन अगर यही चीज अगर हम गैस को अप्लाई करते हैं तो एक गैस के मॉलिक्यूल्स यहां, एक यहां, एक यहां। मेरे भाई अंतर आणविक स्थान क्या है? एक मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप है, अंतर आणविक स्थान है, सबसे ज्यादा किस में होगा? तो कहीं गैस में होगा। सबसे ज्यादा किस में होगा? तो कहीं गैस में होगा। और हम सभी लोग जानते हैं मिट्टी क्या है? तो ये हमारा सॉलिड्स है। हवा एक प्रकार का क्या कहेंगे? गैस है। और जल क्या है? तो एक प्रकार का लिक्विड है। मेरे भाई हम लोग सीधा आंसर करेंगे सर गैस में ऐसा होगा, और सीधा आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हमने आपको क्या बोला था मेरे भाई कि अंतर आणविक दूरी 0 किसमें होता है? तो याद रखना आदर्श गैस में होता है। अंतर आणविक दूरी किसमें 0 होता है? आदर्श गैस में होता है, ध्यान रखेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें 0 होता है? याद रखना उसी में हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स भी 0 होता है, आदर्श गैस में। अगला कहता है मेरे भाई किसमें परिक्षेपित अवस्था द्रव होता है? देखिए दो बात इसमें बोलेगा। एक तो इसमें आपसे बोला कि परिक्षेपित अवस्था द्रव है जिसको डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, और कहता है कि एक डिस्पर्सन मीडियम होता है। और डिस्पर्सन मीडियम किसको माना? तो कहेंगे ठोस को माना है, तब उसको मिक्स कर दिया गया है। मेरे भाई आपको यह बात समझना पड़ेगा कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम होता क्या है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे मेरे भाई। अगर हम यहां पर डिस्पर्स्ड फेज की अगर हम बात करते हैं तो आप एक बात जान लीजिए, डिस्पर्स्ड फेज कहने का मतलब क्या होगा कि इसको हम लोग विलय कहते हैं। और एक हमारा कैसा होगा कि एक डिस्पर्सन मीडियम होता है।
एक हमारा कैसा होगा मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर डिस्पर्सन मीडियम होता है, इस बात को ध्यान रखना। अब ये जो डिस्पर्सन मीडियम है ना, ये उसको कहते हैं जो विलय को अपने अंदर घोल लेता है, यानी कि ये विलायक के रूप में होगा। ये किसके रूप में होगा मेरे भाई, विलायक। और विलय और विलायक किसको कहते हैं, जिसकी मात्रा, जैसे मान लेते पानी है और चीनी है, तो चीनी की सॉरी मान लेते पानी और चीनी को घोलते हैं, तो चीनी की मात्रा कम रखते हैं, पानी की मात्रा ज्यादा रखते हैं, आप उसको शरबत बनाना है, तो पानी अगर ज्यादा तो वो विलायक है, वो डिस्पर्सन मीडियम होगा जो अपने अंदर विलय को घोल लेगा। डिस्पर्सन मीडियम हम उसको कहते हैं जो अपने अंदर डिस्पर्स फेज को घोल लेता है। तो मेरे भाई जिसकी मात्रा कम होगी उसको विलय और वह डिस्पर्स्ड फेज होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसको विलायक कहेंगे और वह डिस्पर्सन मीडियम होता है। और इन दोनों को अगर मिला दीजिएगा तो यही से विलियन बन जाता है। इन्हीं दोनों को आप क्या करते हैं, इन दोनों को आप मिला दीजिए तो मेरे भाई इसी से क्या तैयार होता है, इसी से विलियन तैयार होता है, जिसको इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। इन दोनों को मिला दीजिए सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यही चीज आपसे पूछा गया, यहां पर एक सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है और इसमें क्लियरली बोल दिया है कि जो आपको विलय लेना है वो कौन है, प्रक्षेपित अवस्था। कहने का मतलब ये डिस्पर्स्ड फेज की बात कर रहे हैं, इसको डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे और ये कम मात्रा में होगा, इसको हम लोग विलय कहेंगे। और यहां पर विलय को क्या बोल दिया कि विलय आप लिक्विड बन जाइए, आप द्रव बन जाइए। और परिक्षेपण माध्यम जो हमारा यहां पर है, जिसको विलायक कहते हैं, जिसमें आप उसको घोल रहे हैं, वो जो विलायक है इसको कह दिया गया कि आप ठोस बन जाइए। विलायक को कह दिया कि आप ठोस बन जाइए, जिसमें घुलेगा उसको ठोस। अब मेरे भाई आपको ध्यान रखना, द्रव का ठोस में घुलना, द्रव का किस में, ठोस में। मेरे भाई ठोस का द्रव में नहीं, द्रव का ठोस में घुलना क्या कहलाता है, तो द्रव का ठोस में घुलना मेरे भाई क्या बनाता, कहेंगे जेल बनाता है। जो सोल्यूशन बनेगा वो जेल बनेगा, वो क्या बनेगा, तो जेल बनेगा। इस बात को ध्यान रखना। अब कहेंगे सर इमल्सन क्यों नहीं होगा, तो इमल्सन जो होता है मेरे भाई लिक्विड को लिक्विड में घोलता है। ये किसको, तो कहेंगे लिक्विड और लिक्विड, लिक्विड को लिक्विड में घोलता है। लिक्विड ही हमारा डिस्पर्स्ड फेज होगा और लिक्विड ही हमारा डिस्पर्सन मीडियम होगा। लिक्विड लिक्विड को घोलेंगे तो इमल्सन बनेगा। और इमल्सन के बारे में आप जानते होंगे मेरे भाई, आपने नाम सुना होगा इमल्सन का। हमारा मिल्क वगैरह की हम बात करते हैं, ये सब इमल्सन होता है, दूध में पानी मिला हुआ रहता है। तो आपको जब भी बोलेगा तो लिक्विड लिक्विड हमारा इमल्सन्स होता है। और याद रखना यहां पर मेरे भाई क्या, तो उल्टा है। जिस तरीके से आपने यहां पर समझा कि प्रक्षेपित अवस्था इसका विलय लिक्विड है, तो यहां पर जो सॉल्व हमारा होता है इसमें भी सॉलिड लिक्विड का ही मामला आता है, इसमें भी सॉलिड लिक्विड। जैसे यहां पर मेरे भाई आप देखते होंगे कि ये लिक्विड है और फिर यहां पर क्या, तो यहां पर सॉलिड है, लिक्विड सॉलिड यहां भी है, लेकिन यहां पर सॉलिड लिक्विड है और ये सॉलिड है, ये विलय होगा। यहां सॉलिड को विलय कहते हैं और यहां पर लिक्विड को क्या कहते हैं, कहेंगे यहां पर विलायक कहते हैं। अंतर बस इतना ही रह जाता है। तो सॉल और जेल में अंतर बस इतना होता है कि मेरे भाई इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस कभी कंफ्यूज कर सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला हमारा मेरे भाई कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल से टेढ़े मेढ़े मार्क्स में अगर गति करते हैं उसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं। इस बात को आप सभी लोग जानते होंगे, कितनी बार बता चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग करेंगे बी। इसके बारे में डिटेल हमने बता चुका है। आगे बढ़ते हैं। रामबन बैच मेरे भाई बायोलॉजी की क्लासेस, मेरी क्लासेस चल रही है। जिन भी बच्चे को लगता है कि बायोलॉजी स्पेशल की क्लासेस पढ़नी है और मेरे से पढ़नी है मेरे भाई, ये क्लासेस आपका पहला चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है। ये आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मिलेगा। याद रखना मेरे भाई, अगर बायोलॉजी में थोड़ा भी आपको लगता है कि हमको दिक्कत है, चूंकि अगर हम पढ़ाएंगे तो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगे, हमको फर्जी चीज पढ़ाने की आदत नहीं है। आप मेरे क्लासेस में आओगे बिना मतलब का, आपको लगेगा सर मेरे क्लासेस में आप आएंगे हम तो बिना मतलब का आ गए। आप मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, हम आपको कहना चाहते हैं, अगर आप मेरी क्लासेस में पढ़ेंगे ना तो हर चीज क्रिस्टल क्लियर आपको नजर आएगा और तब लगेगा कि बायोलॉजी मुझे आ गया और बायोलॉजी के क्वेश्चन हम करके आएंगे। थोड़ा भी कमी लग रहा होगा तो रामबन बैच आपके लिए है। ये क्लासेस स्टार्ट हो चुका है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, आप जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई कैथोड रे के बारे में बोला गया है। कहता है कि बताइए कैथोड रे हमारा कैथोड रे में क्या उपस्थित रहता है। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, ये जो हमारा कैथोड रे की हम बात करते हैं, ये जो कैथोड रे हमारा होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ये कैसा होगा, तो याद रखना ये नेगेटिवली चार्ज होता है, सबसे पहला चीज ये है। और कैथोड रे की अगर बात करते हैं मेरे भाई, कैथोड रे की जो गति होती है, याद रखना ये सब क्वेश्चन एग्जाम का, कैथोड रे की जो गति होती है हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। कैथोड रे की गति कैसा होगा, तो मेरे भाई याद रखना नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। ये किधर से किधर करेगा, तो कहेंगे ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये किधर से किधर, तो कहेंगे ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल से, ये किधर, तो कहेंगे नेगेटिव टर्मिनल से, आपको ध्यान रखना नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। इस बात पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है।
नेगेटिव टर्मिनल से किधर कहेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है। ये बात मेरे भाई आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो गति होती है वो सीधी रेखा में गति होती है, स्ट्रेट लाइन में गति होता है। ये भी याद रखना, एग्जाम का क्वेश्चन है। कैथोड रे कैसी गति करती है, सीधी रेखा में गति करती है। ये बात मेरे भाई आपको नहीं भूलना है, और मैं लिख के दे देता हूं आपके एग्जाम में, ये छप गया, आपके एग्जाम में ये लाइन छप जाएगा, आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी लाइन ध्यान रखना है मेरे भाई कि आपके एग्जाम में ये छपेगा, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ये कैसा चार्ज होगा, तो नेगेटिवली चार्ज होता है, इस बात को ध्यान रखना। और अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो जो कैथोड रे हमारा बनता है वो किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन से बनता है मेरे भाई। तो इस कैथोड रे का निर्माण किससे होता है मेरे भाई, तो ये याद रखिएगा, कैथोड रे का जो निर्माण होता है ये इलेक्ट्रॉन से होता है, इस बात को ध्यान रखें। ये इलेक्ट्रॉन से होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए मेरे भाई आपको कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहता है, तो सीधा कहना इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। और इस क्वेश्चन के तुम आंसर करने के लिए जाओगे तो तुम सीधा आंसर करोगे सर ऑप्शन नंबर ए को छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं करेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं करेंगे, आप सीधा काट दोगे मेरे भाई। अल्फा रे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, अल्फा रे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, अल्फा पर पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब दूसरी बात ध्यान रखना मेरे भाई, जो कैथोड रे हमारा, कैथोड रे जो हमारा बनता है या कैथोड रे जो आप देखते हैं, आपको मेरे पास ध्यान रखना, कैथोड रे ट्यूब की हम बात कर रहे हैं। अगर हम यहां से क्वेश्चन एक लाइन और आपसे पूछ सकता है, अगर आपसे ये पूछेगा मेरे भाई, जो कैथोड रे हमारा ऐसे भी पूछ सकता है कि कैथोड रे जब गति करता है वो किधर से किधर करेगा। आपको तो मैंने बोल दिया नेगेटिव से पॉजिटिव करेगा, लेकिन मैंने एक बात नहीं बोला आपको कि नेगेटिव टर्मिनल किसको कहते थे, एनोड को कहते हैं मेरे भाई। एनोड से कैथोड की तरफ जाता है, नेगेटिव टर्मिनल किसको, तो एनोड को कहेंगे, और पॉजिटिव टर्मिनल किसको कहते हैं, कैथोड को कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना, कैथोड रे की जो गति होती है ये एनोड से किधर होगी, ये भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, ये एनोड से किधर होगा, कहीं यहां पर कैथोड की हम बात करेंगे। ये बात मेरे भाई राम आपको याद रखना इस तरीके से, ये भी क्वेश्चन आपका है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि कैथोड रे ट्यूब के बारे में क्वेश्चंस पूछता है। ये किसके बारे में क्वेश्चंस पूछेगा, तो इसके बारे में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हम सब आपको करा देते हैं। तो यहां पर कैथोड रे का एक ट्यूब होता है, और याद रखना इस ट्यूब के अंदर जो प्रेशर होता है वो दाब की अगर हम बात करते हैं, दाब बहुत कम होता है। इसके अंदर दाब को क्या रखते हैं मेरे भाई, तो निम्न रखते हैं। इसके अंदर दाब निम्न होता है। ये भी तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन है, नहीं पूछेगा तो तुम जो कहना। अगर इस जगह से क्वेश्चन पूछ दिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता मेरे भाई क्वेश्चन बनाने से। जितने क्वेश्चन बनते थे इससे हमने सारा आपको लिख ही दिया है। आगे चलते हैं, इतना तो याद रख ही सकते हो मेरे भाई, एग्जाम निकालना है, मजाक थोड़ी है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि लेड नाइट्रेट की बात करते हैं, और इतना बार आप टेस्ट दीजिए, इतना क्वेश्चंस को बनाइए, इतना बार क्वेश्चंस को बनाइए कि हर एक क्वेश्चंस लगे हम पढ़ करके आए हैं। बताइए, कह रहा मेरे भाई लेड नाइट्रेट की बात कर रहा है, तो लेड का मतलब पीबी, नाइट्रेट का मतलब क्या कहेंगे, NO3 होल 2 कहेंगे। अब लेड नाइट्रेट का रिएक्शन किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और पोटेशियम आयोडाइड कहने के मतलब Ki हमारा हो जाएगा, क्योंकि K मतलब पोटेशियम, I फॉर आयोडाइड। ये लेड नाइट्रेट की बात कर रहा है, इसका मतलब है ये हमारा PbNO3 होल 2 की बात कर रहा है। अब इसमें क्या करते, इसको घोल दीजिए मेरे भाई, आप इसमें क्या कीजिए, इसको घोल दीजिए। जैसे ही आप इसमें घोलेंगे तो होगा क्या मेरे भाई, अवक्षेप तैयार हुआ। ये कैसे, तो लेड हमारा प्लस है, धातु है, और ये माइनस हो जाएगा। पोटेशियम प्लस है, धातु है, आयोडीन हमारा माइनस और धातु है। अब इसमें क्या होगा, तो प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ, वही कहानी हमारा है। तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। जब ये इसके साथ जाएगा तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट लेकर के आएगा, और ऐसी परिस्थिति मेरे भाई किसका निर्माण करेगा, तो आप सीधा कहेंगे ये इसके साथ अगर चला गया तो हम सीधा कहेंगे यहां पर PbI बन जाएगा, और साथ ही साथ कहेंगे ये हमारा इसके साथ अगर अटैच हो जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, कहेंगे KNO3 का निर्माण करेगा। अब इसको बैलेंस करना होगा तो आप बैलेंस कर सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करिए, बैलेंस करने के लिए आप क्या कीजिए, तो 2 से आप यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से आपको यहां भी करना पड़ेगा, मजबूरी है। और 2 से I को अगर गुना करेंगे तो 2 को I होगा, तो 2 से यहां भी गुना करना पड़ेगा, फिर आपको 2 से यहां भी गुना करना पड़ेगा, फिर हमारा बैलेंस हो जाएगा। मेरे भाई आपको यह ध्यान रखना है कि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन गया। ये कैसा रिएक्शन बन गया, तो आप सीधा कहेंगे सर ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये कैसा रिएक्शन है, तो आपको ध्यान रखना है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना। ये कैसा रिएक्शन है, तो कहेंगे ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस बात को ध्यान रखना। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कहते हैं क्या, आपको ध्यान रखना, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसी को कहते हैं अवक्षेप बनाता है, ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। ये बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना, इसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, अवक्षेप बनाता है। और जो अवक्षेपण अभिक्रिया से अवक्षेप बनता है, इससे जो मेरे भाई अवक्षेप बनते हैं, ये अवक्षेप आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। ये कैसा होता, तो आपको याद रखना सॉलिड फॉर्म में होता है। दूसरी बात मेरे भाई, यहां पर जो अवक्षेप बना है हमारा पोटेशियम आयोडाइड का अवक्षेप बना है, याद रखना मेरे भाई
ये हमारा कैसा अवक्षेप बनेगा, ये हमारा येलो प्रेसिपिटेट बनता है। ये कैसा अवक्षेप, तो कहेंगे हमारा येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, यानी आप कह सकते हैं येलो कलर का अवक्षेप बनेगा और ये सॉलिड फॉर्म में होगा। और आपसे क्वेश्चन शायद यही पूछ लिया गया है, कहता है कि लेड नाइट्रेट के घोल में जब पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो अवक्षेप बनता है। और अवक्षेप का कलर कैसा होगा, तो मेरे भाई अवक्षेप बनेगा लेड आयोडाइड बनेगा, और लेड आयोडाइड हमारा अवक्षेप के रूप में कैसा दिखेगा, तो पीला अवक्षेप बनेगा। मेरे भाई इतना याद नहीं रहेगा तुमको, इतना याद नहीं रहेगा, काहे का एग्जाम का तैयारी करता है, इतना याद नहीं रहेगा तो बताओ। आगे चलते हैं। अगला हमारा कहता है मेरे भाई कि संसाधनों के दुरुपयोग करने पर क्या नुकसान होगा। अगर संसाधन का दुरुपयोग करते हैं तो उससे क्या नुकसान होगा। जाहिर सी बात है, बिना मतलब का फिजूल का आप कोई भी चीज खर्चा करते हैं जो आपके काम का नहीं है, संसाधन का जो आपके पास अवेलेबल है उसको अगर आप मिसयूज करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट आपको हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। क्योंकि संसाधन आपका समय से पहले खत्म हो जाएगा। बढ़ती जनसंख्या की जरूरत को आप पूरा नहीं कह सकता है, उससे हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं। तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मेरे भाई ये साइंस के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम आपको बता दिए। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है जैव निम्नकरणीय अवशिष्ट पदार्थ के बारे में बोला गया। मेरे भाई जैव निम्नकरणीय अवशिष्ट पदार्थ के बारे में कितना क्वेश्चंस बना चुके हैं, और हमने आपको बोला भी था कि जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहने का मतलब है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की बात करते हैं। सर बीपीएससी खोज रहा है आपको, बिल्कुल आपको पता है कि बीपीएससी को पढ़ाते हैं और जोर शोर से पढ़ाते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान, अच्छा प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आपको क्या लगता है, हम दिल से प्रोटेस्ट करते हैं। और जो लोग दिल से प्रोटेस्ट करता है ना, वो आपके हर एक सिचुएशन में आपका साथ रहेगा। आप कभी ये नहीं सोचोगे कि मेरे सिचुएशन में सर साथ नहीं है। आपकी जैसी स्थिति परिस्थिति रहेगी, आप याद कीजिएगा हम हमेशा आपके सामने रहेंगे। और मेरा काम है मेरे भाई टीचिंग करना, हम पढ़ाते हैं जम करके और पढ़ाते हैं तोड़ करके, क्योंकि आपको पता है जिसका जो काम होता है वो अपनी तरीके से अपना काम को पूरी तरीके से निभाना चाहिए। ठीक है, प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो प्रोटेस्ट में भी हम लोग जाते हैं और प्रोटेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं कि उसका क्या बेनिफिट आप लोगों को मिलना होता है। अब देखिए जैव निम्नकरणीय पदार्थ की बात कर रहे थे, जिसको बायोलॉजिकली सड़ा गला सकते हैं, जिसको बैक्टीरिया सड़ा गला सकता है। बताइए मेरे पे किसको सड़ा गला सकता है, तो आप कहेंगे गोबर तो सड़ा गला सकता है। गोबर को सड़ाते गलाते हैं तब तो मीथेन गैस बनता है, सबसे अधिक मीथेन गैस वहीं बनता है। पेपर जो कागज होता है उसको भी बैक्टीरिया वायरस सड़ा गला देता है। फल के जो छिलके होते हैं उसको बैक्टीरिया वायरस सड़ा गला सकता है। तो मेरे भाई ये तो पूरा का पूरा ये मिल गया कि सर यही हमारा क्या, तो बायोलॉजिकल, यहां पर हम कहेंगे बायोलॉजिकल इसको सड़ा गला सकते हैं और यही जैव निम्नकरणीय है। आप कहेंगे सर ये क्यों नहीं है, तो पॉलिथीन को नहीं सड़ा गला सकते हैं आप, इसको सड़ा दीजिएगा, इसको सड़ा दीजिएगा, लेकिन इसको नहीं सड़ा सकते, खत्म हो गया। मेरे भाई इसमें अगर आप देखिएगा चमड़ा को सड़ा दीजिएगा, लकड़ी को सड़ा दीजिएगा, लेकिन जो खाली बोतल का स्ट्रिप्स होता है, ऊपर का जो ढक्कन होता है, आप उसको सड़ा नहीं सकते हैं, इसको रिसाइकलिंग किया जाता है। ये दोनों के दोनों हमारे कैसे होंगे, तो कहेंगे ये वाला और ये वाला हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। इस बात ध्यान रखेंगे, ऑप्शन करेंगे आंसर नंबर ए। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि रेशम के द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश क्या होगा। जो बताएंगे वो जिंदगी भर याद रहेगा। और ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई हमेशा आते, क्या बोले, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आता है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई कि रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश क्या होगा। जो मैं बताऊंगा इसको बढ़िया से पढ़ना, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। मेरे भाई क्या मामला है कि एक हमारा कांच का छड़ है, इसको हम कहेंगे एक हमारा क्या है, तो कहेंगे यहां पर कांच का छड़ है। और जो कांच का छड़ है ना वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल कहने का मतलब आप क्या क्या समझते हैं, न्यूट्रल कहने का मतलब है गिनती की संख्या से जितना प्लस आवेश होगा, गिनती की संख्या से इस पर जितना प्लस आवेश होगा, गिनती की संख्या से उतना ही इस पर माइनस आवेश होगा। मेरे भाई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पर कोई आवेश नहीं है। अब क्या करता है, तो अब कह रहा है आपसे आप क्या कीजिए, तो आप इसको कपड़ा से रगड़िए। अब कह रहा है मेरे भाई आप क्या कीजिए, तो आप कपड़ा से इसको क्या कीजिए, तो इसको रगड़ने का काम कीजिए। आप क्या कीजिए, तो इसको कपड़ा से रगड़ने का काम कीजिए। और जब आप कपड़ा से इसको रगड़ने के लिए जाएंगे तो कपड़ा पर ही, कपड़ा के बारे में कहेंगे सर वो भी न्यूट्रल है, उस पर भी हम कहेंगे जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। तो ऐसा करते हैं, इस पर जितना प्लस उतना माइनस को भी दिखा देते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, और 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4 माइनस। मेरे भाई जितना नीचे वाले पे प्लस उतना माइनस, जितना कपड़ा पे प्लस उतना ही माइनस। तो आपको दो चीज यहां पर लिया गया है, और कंसेप्ट जो हम सिखा रहे हैं इस कंसेप्ट को जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, जो मैं आपको बता रहा हूं। इसको हम कहते हैं ये हमारा ग्लास रड है। ये क्या है, तो मेरे भाई ये हमारा ग्लास रड है, और ये हमारा कहते हैं इसको क्लॉथ कहती है।
ये हमारा क्या कहते हैं, कपड़ा है जिसको आप क्लॉथ कहते हैं, ये क्लॉथ है। अब आप इसको घसीट रहे हैं इसके ऊपर में, जब आप इसको रगड़ रहे हैं, घसीट रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा मेरे भाई, चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। और जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो किधर से किधर, तो चार्ज जो ट्रांसफर होगा ये नेगेटिव वाला चार्ज इसके ऊपर चलता जाएगा। जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे, जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो किस पर चढ़ते जाएगा मेरे भाई, आप रगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ, आप रगड़ते जाओगे, नेगेटिव चार्ज किस पर आता जाएगा, आप रगड़ते जाओगे, सारा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, सारा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। और जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे, 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 ये इसके ऊपर आ जाएगा। पता चलेगा मेरे भाई, इसका सारा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर चढ़ गया और इसका सारा पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर चला गया। तो क्या होगा मेरे भाई रगड़ने के बाद, तो यहां से ये पता चला कि जो हमारा ग्लास रड है, उस ग्लास रड पर पॉजिटिव चार्ज, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पर पूरा का पूरा क्या कहेंगे, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो क्लॉथ हमारा था, उस क्लॉथ पर पूरा का पूरा इसका सारा नेगेटिव चार्ज उठ करके यहां आ जाएगा। तो जो क्लॉथ है मेरे भाई, इस क्लॉथ पर पूरा का पूरा, इस पर पूरा का पूरा क्या होगा, कहेंगे पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। मेरे भाई आपसे पूछा क्या गया है, किस पर आवेश पूछा, कह रहा कि रेशम का कपड़ा से आप क्या, रेशम से आप क्या करते हैं, रगड़ते हैं कांच की छड़ को, तो उत्पन्न आवेश रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न, मेरे भाई किस में पूछा गया, देखो यहां पर हो गौर से, कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश पूछा है। आपसे क्वेश्चन में पूरा क्लियरली आप पढ़िएगा, ऐसे हवा में तीर मारने से नहीं होगा, आपको मेरे भाई पढ़ना पड़ेगा कि हमको किसके बारे में कुछ क्वेश्चन कह रहा है। यहां क्लियरली कह रहा है कि कांच के, किसके छड़ में मेरे भाई, कांच के छड़ पे बताइए कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा मेरे भाई, कांच के छड़ पे कैसा, तो कहेंगे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो आपको थोड़ा भी शर्म नहीं होना चाहिए, आप सीधा कहोगे कि आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। ऐसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई कहता है, ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, पता नहीं इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, तो बी दिया है, पता नहीं क्या पूछा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें के पथ में अपवर्तन के बाद क्या होगा, जाहिर सी बात है मेरे भाई, लेंस बोला तो प्रकाश का अपवर्तन ही होगा, इस बात को आप समझिए। दर्पण बोलता तो प्रकाश का परावर्तन होता। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर लेंस की बात करते हैं और लेंस को लेंस के तरीके से समझते हैं। मेरे भाई लेंस में प्रकाश आर पार हो जाती है, हम सभी लोग जानते हैं। और लेंस में कैसी घटना घटती, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसमें कैसी घटना, प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये बात आपको समझना है। प्रकाश आर पार होगा तो जाहिर सी बात प्रकाश का अपवर्तन होगा, माध्यम चेंज करेगा, हवा से लेंस में घुसेगा तो प्रकाश का अपवर्तन होना ही होना है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्यों हुआ, हवा से प्रकाश उसके अंदर घुस गया और उससे बाहर भी निकल गया, बताओ माध्यम चेंज नहीं हुआ, हवा से ग्लास में घुसा, माध्यम परिवर्तन, तो हम कहेंगे यहां पर अपवर्तन हो गया। लेंस में कभी परावर्तन नहीं होता, दुनिया में कभी, जिंदगी में कभी नहीं सोचना। दर्पण में परावर्तन होता है, लेंस में अपवर्तन होता है। अगर लेंस में अपवर्तन होता तो आपसे बोला गया कोई भी आप लेंस लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। आपको मन कर रहा है कि आप उत्तल लेंस ले लीजिए, और किसी को मन कर रहा होगा कि सर नहीं हम अवतल लेंस लेंगे, ले लीजिए आप अवतल लेंस। अरे जिसको जे लेंस लेना है वो लेंस ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके बीचों बीच एक लाइन पास करेगा, इसके बीचों बीच एक लाइन पास करेगा, जिसको क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। बताइए कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ये हमारा कहते हैं प्रधान अक्ष है, इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है। अब मामला क्या है मेरे भाई, समझना गौर से, एक प्रॉपर्टी होता है लेंस का, वो प्रॉपर्टी होता है कि अगर किसी भी प्रकाश की किरण को, अगर किसी भी प्रकाश की किरण के इसके ऑप्टिकल सेंटर से, चलो दूसरा कलर लेते हैं, यदि प्रकाश की किरण को, यदि प्रकाश की किरण को इसको ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास कराओगे तो मेरे भाई बिना डेविएशन का ये क्या होगा, सीधा आर पार हो जाएगा। ये बिना डेविएशन का, बिना डेविएशन का, बिना मुड़े इधर उधर, ये पूरा आर पार हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, आप किधर से भी गुजारिए लेकिन इसके ऑप्टिकल सेंटर बीचों बीच पास करना चाहिए। ओ फॉर ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र, अगर उससे पास कर रहा है तो मेरे भाई ये सीधा निकल जाएगा, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, थोड़ा भी इधर उधर मुड़ेगा नहीं। लेकिन जनरली आप क्या पढ़ते थे, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाता है। यहां तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लेंस की प्रॉपर्टी है, याद रखना है आपको। अगर इस जगह को छोड़ करके, इस वाले सेंटर को छोड़ करके, इस वाले सेंटर को छोड़ करके दूसरा कहीं से भी पास करेगा तो प्रकाश मुड़ जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। मेरे भाई यहां पर प्रकाश का अपवर्तन आप कहेंगे सीधा निकल जाएगा, ये सीधा निकल जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन होने के बाद बावजूद भी ये हमारा नहीं मुड़ेगा।
बताइए क्या कहेंगे? कह रहा किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से, किससे? किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र की बात कर रहा है, जिसकी मैं बात कर रहा था, प्रकाशीय केंद्र से होकर के, जिसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, कह रहा है कि उससे होकर गुजरने वाली किरण का जो रास्ता होगा, बताइए अपवर्तन के बाद क्या होगा? मुड़ जाएगा? नहीं, सीधा निकल जाएगा मेरे भाई, विचलित नहीं होगा, सीधा निकल जाएगा, यानी कि डेविएट नहीं होगा, वो सीधा निकल जाएगा। ध्यान रखेंगे, आप सीधा कहेंगे मेरे भाई, इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो आप कहेंगे सर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आप सीधा आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। आगे चलते हैं, अगला हमारा कहता है कि मेरे भाई यहां पर क्या लिखा है? शीशन ढका होता है। ये चीज आपसे जो पूछा गया है, एक्चुअली में क्या बोला गया? पेनिस के बारे में बोला गया है मेरे भाई। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्या क्वेश्चन पूछ देता है जी, यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर हम पेनिस की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, अगर पेनिस के स्ट्रक्चर को अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा मेरे भाई, इसके ऊपर वाली जो झिल्ली है या इसके ऊपर वाली जो परत है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। इस परत को क्या कहते हैं? ये किस परत से ढका होता है? तो मेरे भाई इसको बोलते हैं प्रीप्यूस। इसको क्या बोलते हैं? प्रीप्यूस के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग प्रीप्यूस कहते हैं। इसके जो बाहरी परत होती है इसको क्या कहते हैं? प्रीप्यूस कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है कि बताइए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहां होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बोला गया है, आप सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं, अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है? तो मेरे ऑर्थोपोडा में होता है। किसमें होता है? तो आप सीधा कहेंगे सर ऑर्थ्रोपोडा की बात कर लेते हैं। किसमें होगा? तो ऑर्थ्रोपोडा की बात कर लेते हैं। क्या ऑर्थ्रोपोडा में ही सिर्फ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा? नहीं, मोलस्का में भी होता है। ऑर्थोपोडा मेरे भाई सभी कीट इसमें शामिल है, इसके साथ साथ मोलस्का, जिसमें सीपी, शंख, ऑक्टोपस वगैरह आता है, मोलस्का की बात कर लेते हैं। तो इन दोनों में क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसी में होगा तो इसमें बॉडी कैविटी होती है। इसमें क्या होगा? कहीं इसमें बॉडी कैविटी होती है, और मेरे भाई इसी बॉडी कैविटी के अंदर इसमें कोई आर्टरी नहीं होती, इसमें कोई वेन नहीं होता है, इसमें कोई धमनी सिरा नहीं होता है, इसमें बॉडी कैविटी होता है, इसमें जाकर खून भरा हुआ रहता है। ये किसमें होगा मेरे भाई? तो ऑर्थोपोडा और मोलस्का में। और हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम ऑर्थ्रोपोडा की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम यहां पर ऑर्थ्रोपोडा की अगर बात करते हैं तो मेरे भाई ऑर्थ्रोपोडा में सभी कीट शामिल हैं। इसमें सभी कीट शामिल है। सभी कीट कहने का मतलब आप क्या समझते हैं? जैसे आप मच्छर के नाम, मच्छर का नाम सुने होंगे, अगर मेरे भाई आप मक्खी का नाम सुने होंगे, मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, आप मधुमक्खी का नाम भी सुने होंगे, आप मधुमक्खी का भी नाम सुने होंगे मेरे भाई। आप समझिए गौर से, आपने बिच्छू का भी नाम सुना होगा, आप बिच्छू का भी नाम सुने होंगे, या फिर मेरे भाई अगर आप यहां पर कह सकते हैं कि कॉकरोच की बात करते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग कॉकरोच कहते हैं। कॉकरोच भी हमारा हो गया मेरे भाई। आप बताइए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा किस में होता है? कॉकरोच में होगा। इसमें बॉडी कैविटी में क्या होता है कि इसका जो ब्लड होता है वो भरा होता है। अगर ह्यूमंस की बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं सब में मेरे भाई क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। साथ साथ अगर एनेलिडा की बात करते हैं उसमें भी हमारा होता है। तो आपको ध्यान, जितने भी वर्टिब्रेट्स, मतलब वर्टिब्रेट मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, उस सब में क्या होगा? तो याद रखिएगा, उस सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसमें आर्टरी और वेन्स होता है। ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच में बताइए कितने बंधन बनेंगे? आपको बताना मेरे। ऑक्सीजन के कितने परमाणु की बात कर रहा है? एक ऑक्सीजन परमाणु नहीं, दो ऑक्सीजन परमाणु यानी O2 की बात कर रहा है। कहता है बताइए एक O और दूसरा O। मेरे भाई ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कहेंगे मेरे ऑक्सीजन के ऑक्सीजन का टोटल परमाणु संख्या होता है 8, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, तो 2 तो भाग लेगा, बचा क्या? 6। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 6 बचेंगे, तो 6 अगर बचेंगे तो 2 2 4 और 2 6। इस तरह से यहां भी 2 2 4 2 6। अब मेरे भाई ये दोनों क्या करेगा? ना ये इसको दे सकता है, ना इसको ये दे सकता है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। दोनों के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, ना इसको देना चाहेगा ना इसको देना चाहेगा। दोनों क्या करेगा? साझेदारी करेगा। जब ये साझेदारी करेगा मेरे भाई तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा। पहले 6 था, 2 ले लिया, 8 को हो गया। ये भी क्या करेगा? क्या मेरे पास भी मजबूरी, हम भी वही काम करते हैं जो तुमने किया, ये भी यही काम करेगा। और जब ये भी यही काम करेगा तो इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड। तो मेरे भाई ये डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा, इसमें डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए। आपसे कह रहा कितने आबंध बनेंगे? तो मेरे भाई डबल बॉन्ड बनेगा। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करोगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? 2 गो बॉन्ड बनेगा। करेक्ट। आगे चलते हैं। अगला कह रहा जो पदार्थ घर्षण के द्वारा आसानी से आवेशित नहीं होता, जो पदार्थ घर्षण के द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वो पदार्थ हमारे क्या होंगे मेरे भाई? नॉन कंडक्टिंग पदार्थ होते हैं।
वो कैसे पदार्थ होंगे? नॉन कंडक्टिंग पदार्थ होते हैं, इस बात को ध्यान रखना, जिसके अंदर हमारा इंसुलेटर आ जाएगा और विद्युत रोधी को हम लोग कहेंगे। सीधा आगे चलते हैं। आगे मेरे भाई एनसीईआरटी की भी क्लासेस चल रही है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल टोटली हम क्वेश्चंस को अलग करके करा रहे हैं, जो कि आपके लिए बेहतरीन क्लासेस है। अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी करना चाहिए, हम तो कहते हैं कि किसी भी चीज को नहीं छोड़िए आप, अरे किसी चीज को नहीं छोड़िए, हर चीज पढ़ के जाइए, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं का पढ़ा हुआ काम आएगा ही आएगा। ऐसा आपको बनना है। सिलेक्शन ऐसे होता है, सिलेक्शन मुंह देखने से नहीं होता है। मुंह देखने वाले लोग बहुत सारे हैं, और मैं आपको लिख के देता हूं, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में छपने वाला है, ये तुम्हारे एग्जाम में आने वाला, इस बात को ध्यान रखना। तुम्हारे एग्जाम आस्किंग क्वेश्चन है। आप कहेगा सर क्या पूछ लेगा इसमें से? हम आपको बता देना चाहते हैं मेरे भाई, इससे क्या क्वेश्चन पूछता, और स्टेट पर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। और मैं लिख के देता हूं, गारंटी आप ले लो। और स्टेट की बात करते हैं, और स्टेट की अगर बात करते हैं मेरे भाई, इनका ये कंसेप्ट है कि जब किसी तार से करंट जाता है ना, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ये किसकी बात कर रहा है? स्टेट की बात करते हैं। और स्टेट ने 1820 ईस्वी की हम बात करते हैं, इनका एक्सपेरिमेंट हुआ था। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में हम आपको बताते हैं। और क्वेश्चन तुम्हारे बीपीएससी में यहां से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। अब इसका एक्सपेरिमेंट क्या था? 1820 ईस्वी में क्या एक्सपेरिमेंट किया था? इन्होंने क्या किया मेरे भाई, एक वायर लिया और उस वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस वायर को क्या किया, तो बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। इधर माइनस तो इधर प्लस। अब इसमें करंट पास कर रहा है इधर से इधर, और करंट अगर पास कर रहा है तो क्वेश्चन में यहां पे कह रहा है कि और स्टेट की बात करते हैं। और स्टेट के प्रयोग में चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई रख दिया गया। मेरे भाई एक तो चालक तार ये था हमारा, इसके नीचे में क्या रख दिया था? एक चुंबकीय सुई को रख दिया गया। नीचे में मान लेते इसका सपोर्ट है, और इसी पर एक सुई को टिका दिया गया। इसी पर किसको टिका दिया? एक सुई को इसी के ऊपर टिका दिया गया। यहां पर आप मान लीजिए मेरे एक सपोर्ट था, और इसी सपोर्ट के ऊपर एक सुई को टिका दिया गया। चलो हम सुई का डायग्राम दूसरे कलर से बनाते हैं, ताकि आपको यह पता चल पाएगा कि सुई, जो निडिल जिसको आप बोलते हैं, निडिल कुछ ऐसा ही होता है। मैग्नेटिक निडिल है। ये कैसा निडिल है? तो मैग्नेटिक निडिल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ऐसा मैग्नेटिक निडिल हमारा ये लगा हुआ है, इसके ऊपर में करंट हमारा जाएगा तार से। कह रहा कि और स्टेट के प्रयोग में चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई को रख दिया गया। इसको चुंबकीय सुई कहते हैं, मैग्नेटिक निडिल कहते हैं। तब कहता है मेरे भाई कि उस तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होगी। किधर से किधर? तो दक्षिण से उत्तर। तो हम ऐसा मान लेते हैं मेरे भाई, हम ऐसा मान के चलते हैं कि इधर मान लेते हैं हमारा क्या है, इधर हम कहते हैं कि ये हमारा साउथ है, इधर हम कह लेते हैं कि ये हमारा साउथ है, और इधर कह लेते हैं हमारा नॉर्थ है। दक्षिण उत्तर आप बना दिए ना मेरे, उत्तर दक्षिण अपने बात बनाने की बात आप ऐसे बनाइए समझने के लिए। तो ये इधर दक्षिण है, तो उधर दक्षिण से उत्तर की तरफ करंट जा रहा है तार में। और हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, यहां पर जब दक्षिण उत्तर आप माने हैं, तो यहां भी तो दक्षिण उत्तर आपको वैसे ही मानना पड़ेगा, वैसे ही मानना पड़ेगा। जो कि निडिल है, मैग्नेट है, तो मैग्नेट का भी एक दक्षिण उत्तर होगा। जब इसको आप मान लेते, इसको भी मानना पड़ेगा। अब तो दिक्कत नहीं रहा। अब कहता है कि तार में विद्युत धारा जब दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो आप बताइए मेरे भाई, ऐसे केस में सुई का जो उत्तरी ध्रुव है, कौन सा ध्रुव? नॉर्थ पोल की बात कर रहा है। कह रहा है कि सुई का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? ये वाला ध्रुव की बात कर रहा है। ये किधर जाएगा? ये ऊपर उठेगा कि नीचे आएगा? और मेरे भाई जब ये डिसाइड हो गया है, ये जब डिसाइड हो गया है कि हमारा नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो आप बताइए मेरे भाई, आप नहीं कह सकते हैं नॉर्थ इधर होगा, साउथ होगा, तो इधर हमारा क्या होगा? ईस्ट होगा। इधर हमारा क्या होगा? तो फिर हमारा वेस्ट होगा। तो मेरे भाई होगा कि जैसे ही करंट इधर से जाना शुरू करेगा, तो इस पॉइंट पर करंट अगर पहुंचेगा, तो जैसे इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा करंट, क्या होगा मेरे भाई? इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा, इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा। और जब डिफ्लेक्शन आएगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और इसका जो नॉर्थ पोल था, इसका जो नॉर्थ पोल था मेरे भाई, वो नीचे की ओर चला जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा, जैसे ही करंट हमारा इससे इस पॉइंट से आगे बढ़ेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल पर पूछा है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। साउथ पोल ऊपर उठ जाएगा मेरे भाई। जैसे ही इधर, चूंकि इस पोल की बात कर रहे हैं, हम यहां की बात करेंगे। जैसे करंट आगे गया, तो ये नीचे की ओर जाएगा। जब ये नीचे की ओर गया, यानी कि मेरे भाई निडिल नीचे की तरफ गया, तो नीचे क्या है? वेस्ट है। बताइए मेरे भाई, मैग्नेटिक निडल हमारा किधर चला जाएगा? क्योंकि मैग्नेटिक निडल हमारा किधर? तो वेस्ट हमारा क्या होता है? पश्चिम होता है। मैग्नेटिक निडल हमारा पश्चिम की ओर मुड़ जाएगा। किधर मुड़ जाएगा? तो कहेंगे पश्चिम की तरफ मुड़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? याद रखना, ये एक्सपेरिमेंट किसका था? और स्टेट का था। अगला मेरे में ड्राई सेल के बारे में आपको बताए थे कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं और ड्राई सेल की बात करते हैं, तो मेरे भाई इन दोनों में मैंने आपको बताया था, इसको घोंट के पी जाइए आप। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हम बात कर रहे हैं। हम किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं। सॉरी, यहां पर हम ऐसा करते हैं,
हम ड्राई सेल की बात करते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस के कंसेप्ट की बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई? तो एक ड्राई सेल की बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि अगर हम ड्राई सेल की बात करते, जिसके अंदर हम लोग टॉर्च में जो पहले के जमाने में बैटरी यूज करते थे, वही ड्राई सेल की बात कर रहे हैं हम। तो आपको ध्यान रखना, इस ड्राई सेल में भी एनोड होता था और इस ड्राई सेल में भी क्या होगा? कहेंगे कैथोड होगा। और जो इसका एनोड होता है वो हमारा जिंक होता था, और इसका जो कैथोड होगा मेरे भाई वो कार्बन की छड़ होती है। वो किसकी? तो कहेंगे कार्बन की छड़ होती है। इस बात को आप ध्यान रखना, कार्बन की छड़ होगी। और याद रखना, जो ड्राई सेल का एनोड होता है, ये एनोड मेरे भाई किससे? तो ये एनोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, और ये कैथोड हमारा किससे? तो पॉजिटिव टर्मिनल। ये मेरे भाई जस्ट उल्टा किसका होता है? इलेक्ट्रोलिसिस आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? और इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड नेगेटिव होता है, यहां पर कैथोड पॉजिटिव हो जाएगा। ये बस याद रखना है आपको। आपसे मेरे भाई यही क्वेश्चन पूछा है, कह रहा कि ड्राई सेल में बताइए, ड्राई सेल में आप बताइए कि जो रीन इलेक्ट्रोड होगा वो किस धातु का होता है? रीन इलेक्ट्रोड किस धातु? इलेक्ट्रोड ड्राई सेल बोला गया है मेरे भाई। इलेक्ट्रोलिसिस का जस्ट उल्टा, वहां कैथोड नेगेटिव, यहां कैथोड पॉजिटिव होगा। तो आपसे रीन पूछा है, रीन को होगा एनोड हो जाएगा। रीन कौन सा होगा मेरे भाई? तो कहेंगे रीन वाला हमारा कौन होगा? कहेंगे यहां पर जिंक वाला होगा, एनोड होगा। यानी कहने का मतलब मेरे भाई, इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर आप लगातार क्लास कर रहे हैं तभी फायदा होगा, अदरवाइज नहीं तो आप डेली आइए, सिनेमा देख के जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। अपने जिंदगी में सिनेमा ऐसा देखिए कि जिंदगी आपका हमेशा प्रकाशित करे, हमेशा वो सिनेमा आपको जिंदगी भर याद रहे। ठीक है, ऐसा करके जाइए जो आपको लगे कि हमको बहुत कुछ मिला है। आगे चलते हैं। पत्थरों पर प्राचीन जीवों के अवशेष जो चिन्ह मिले थे मेरे भाई, ये सब मेरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना, इसी को हम लोग फॉसिल्स फ्यूल कहते हैं, सॉरी इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। जैसे लकड़ी वगैरह होता है, सरगल जाता तो वही जाकर के हमारा कोयला वगैरह बनता, तो उसी को जीवाश्म कहता है। अगला, समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो बताओ, ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ेगा। कितनी बार बता चुके हैं? परमाणु का साइज बढ़ेगा। ये सब डिस्कशन करने का पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं। समस्थानी के भार अगर भिन्न होंगे परमाणु भार, तो समस्थानी के समान क्या होंगे? तो मेरे भाई परमाणु संख्या समान होंगे। क्या समान होंगे? तो परमाणु संख्या समझ करके आंसर करना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा, जिसको हम लोग कहते हैं बायोमास, जैव मात्रा कहने का मतलब बायोमास की बात कर रहे हैं। जैव मात्रा एनर्जी सोर्स का उदाहरण, अच्छा एनर्जी सोर्स का उदाहरण कौन सा नहीं है मेरे भाई? जैव मात्रा कहने का मतलब जो ऑर्गेनिक पदार्थ से प्राप्त होता है, जो हम लोग खाते पीते हैं, उससे जो बनता है जैव मात्रा, उसी को कहते हैं बायोमास। लकड़ी भी बायोमास है, जो भी ऑर्गेनिक पदार्थ होगा सब बायोमास है। इस बात को ध्यान रखना, जिसमें भी कार्बन होगा सब बायोमास हमारा है। मेरे भाई मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऐसी परिस्थिति में आप कहेंगे सर लकड़ी बायोमास है? बिल्कुल बायोमास है। क्या गोबर बायोमास है? बिल्कुल बायोमास है। मेरे भाई क्या बायोमास नहीं है? तो कहेंगे यहां पर नाभिकीय ऊर्जा बायोमास नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है पवन चक्की की घूर्णन गति से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। बताइए मेरे भाई, पवन चक्की विंड पावर प्लांट का नाम नहीं सुने हैं? सुने हैं कि नहीं सुने हैं मेरे भाई? विंड पावर प्लांट का नाम नहीं सुने हैं, जो हवा से हमारा चलता है। हम किसकी बात करते? तो विंड पावर प्लांट की बात करते हैं। और जो विंड पावर प्लांट हमारा होता है, ये क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हवा से घूर्णन गति करके, हवा से घूर्णन गति करके क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये विंड पावर प्लांट क्या करता है? तो कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी को किस में परिवर्तित करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में? तो कहेंगे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आपको कह रहा है कि जो ऊर्जा प्राप्त होगा वो बताइए। तो ऊर्जा प्राप्त आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी इससे होता है, जिससे आप घर का बिजली जलाते हैं, तो विद्युत ऊर्जा आप आंसर करेंगे। और जो विंड पावर प्लांट हमारा है, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की काम करता है, जो इसको बार बार आप यूज कर सकते हैं। मेरे भाई मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग दिल से मेहनत करेंगे ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको हरा सकती है, और दुनिया की कोई ताकत नहीं उसका एक सीट छीन सकती है। इसी पर मैं आपको कहना चाहता हूं, असफलता के डर को अपने सपनों के बीच की बाधा मत बनने देना, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा करना या प्रेरणा बनाए रखना। सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि आपकी असली ताकत है। अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि वही आपकी असली ताकत है। जीवन एक आईना है, यह वही दिखाता है जो आप देखते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, जान लगा दीजिए, मौका बार बार नहीं मिलेगा। मेहनत कीजिए, सफलता आपको मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन हम सभी लोग से कहना चाहते हैं, आप सेशन को जरूर लाइक किया कीजिए, और डेली इस सेशन को आप एंजॉय कर सकते हैं 7 बजे से लेकर के
8:30 पौने 9 बजे तक के हम लगातार लाइव रहते हैं और 40 क्वेश्चन का डिस्कशन आपके सामने करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच।